स्टेबिलिटी रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूं। देखो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे बैंक्स हैं, ठीक है, और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स है, एनबीएफसी जो है, ठीक है, इनके बारे में क्या करना, इनकी हेल्थ के बारे में पता लगाना, ठीक है, कि हेल्थ के बारे में कि इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्थ कैसे है, राइट, फाइनेंशियल सिस्टम हमारा किस तरह से चल रहा है, ठीक है ना। तो कहीं एनपीएस बढ़ तो नहीं रहे हैं, कहीं इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, एनबीएफसी कैसा वर्क कर रही है, बैंक कैसे वर्क कर रहे हैं, इन सब के ऊपर एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली जाती है। किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो हमारा जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी हेल्थ कैसी है उसको जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली जाती है, ठीक है। तो देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकाली, 28th इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यहां पर निकाली गई है, राइट। अब देखते हैं इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या है। एक तो ये याद रखो, इसके अंदर स्टेबिलिटी तो देखो एक साल के अंदर कभी भी बिगड़ सकती है ना। तो हर साल 2 बार निकालते हैं इसको, ठीक है। अगर अपन जैसे मान लो पूरे साल की एक बार निकालेंगे स्टेबिलिटी तो ठीक नहीं रहेगी, तो ऐसे याद करो कि हर साल इसको 2 बार निकालनी पड़ती है, स्टेबल है कि नहीं है 2 बार देखना पड़ता है। फाइनेंशियल सिस्टम हमारा उसकी हेल्थ के असेसमेंट के लिए 2 बार इसके अंदर होता है। तो दिस इज बाय एनुअल रिपोर्ट, एक साल में 2 बार, बाय एनुअल। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज पब्लिश ट्वाइस ईच ईयर बाय आरबीआई। एक पॉइंट तो यहां पर आपको अभी क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एफएसआर तो आर से आगे करो आरबीआई, ठीक है, इस तरह से इसको याद करो। स्टेबिलिटी से याद करो कि एक साल में 2 बार, ठीक है। इट डिटेल्स द करंट स्टेटस ऑफ द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे मैंने आपको बताया बैंक, नॉन बैंक लैंडिंग सेक्टर, एनबीएफसीज, इन सब का क्या है, इन सब का एक तरह से करंट स्टेटस बताता है। इट आल्सो मैप द स्टेट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ एंड द रेट एट विच द बोरोवर्स आर डिफॉल्टिंग और पेइंग ऑन पेइंग बैंक लोन्स। तो एनपीएस कितना हो रहा है, किसी ने लोन लिया, लोन लेकर चुकाया कि नहीं चुकाया, है ना, किस बैंक का, किस तरह का, ये सब कुछ इसके अंदर देखा जाता है, राइट। चलो अब देखो यहां पर की हाइलाइट्स क्या है। अब ये आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा ये सब देखने के लिए। तो आरबीआई की वेबसाइट पे जो भी लिखा था यहाँ कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर दिया गया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला देखो सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी के बारे में बोलो ना, तो अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पर मल्टीपल चैलेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। क्या कि अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी देखेंगे तो स्लो ग्रोथ यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। ग्लोबली अगर हम देखें तो ग्लोबली यहाँ पर स्लो ग्रोथ दिखेगी, बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के ऊपर डेट है, पब्लिक डेट बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे जियो पॉलिटिकल कंफ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन वार कर रहे हैं, ठीक है। अमेरिका की जब इच्छा होती है कहीं पर भी अटैक कर देता है। अभी यमन में अटैक हो रहा है शायद अमेरिका का हुतीज के ऊपर, ठीक है। कभी ईरान के ऊपर अटैक, कभी अभी ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करा है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, है ना, आज या कल की न्यूज है। तो ईरान पाकिस्तान को पेल दिया है, अमेरिका यमन के ऊपर कर रहा है, रशिया यूक्रेन के ऊपर। तो इन जियो पॉलिटिकल के कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वैसे ही पूरे वर्ल्ड की अगर हम देखें, ग्लोबल प्रोस्पेक्ट्स में देखें तो खराब हो रही है। तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्लोइंग ग्रोथ, large public debt, increasing economic fragmentations, prolonging geopolitical conflicts, ये एक सिस्टम है। ये इनके कारण क्या है, मल्टीपल चैलेंजेस हो रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। इसके अलावा क्या बोलती है रिपोर्ट, ये बोलती है कि इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छी है, अभी अच्छी चल रही है, रेजिलेंट है, कि इन सब के ऊपर भी भाई ये सबका इफेक्ट इंडिया के ऊपर भी होना चाहिए था, पर इतना ज्यादा इफेक्ट हो नहीं रहा। तो हमारा हेल्दी बैलेंस शीट है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, इन्फ्लेशन भी हमारा मॉडरेट है, और इंप्रूविंग एक्सटर्नल सेक्टर पोजीशन भी हमारी अच्छी है, और फिस्कल कंसोलिडेशन भी चल रहा है, ज्यादा पब्लिक डेट भी हमारे अंदर यहाँ पर नहीं है। जबकि वर्ल्ड की रिलेटिवली है ना, वैसे तो ज्यादा है, पर रिलेटिवली देखें, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये पॉइंट्स भी इन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, है ना। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, सीएआर जो होता है, सीआरएआर जो होता है, वो देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 16.8% है, ठीक है। और कॉमन इक्विटी रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है वो 13.7% है, ठीक है, सितंबर 2023 का अंदर का, ये इसके अंदर बताया गया, राइट। इसके अलावा एनपीए जो है, ग्रॉस एनपीए वो भी बताया गया है, नेट एनपीए वो भी बताया गया। अब एनपीए क्या होता है, सीआरएआर क्या होता है, रिस्क वेटेड एसेट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो क्या होता है, ये सब चीजें मैंने आपको स्टैटिक वाले पोर्शन के अंदर, इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन के अंदर पढ़ा रखी है। किसी ने भी इकोनॉमिक्स जो है, किसी को भी दिक्कत है ना इकोनॉमिक्स के अंदर, या तो आप हमारा कोर्स ले लें, और अगर कोर्स नहीं ले पा रहे तो सिर्फ टाइप करो यूट्यूब पे 17 आवर्स मैराथन सेशन, ठीक है, ऐसा टाइप करो, ठीक है। इस वाले चैनल पे नहीं है, अनअकैडमी के चैनल पे है, वो आप देख लें, और 17 घंटे के अंदर आपको पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया है। तो 17 आवर का महामैराथन सेशन है, वो जरूर देख लें, जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स पूरी क्लियर यहाँ पर हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक सॉइल। कैसी सॉइल, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल। अब इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या है,
ये अपन इसके अंदर समझते हैं। अभी ये इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पे, तो ये आप इसके अंदर समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल मतलब कि सॉइल जो है जैसे नेचुरल सॉइल होती है वैसी तो नहीं होगी, ये मैन मेड सॉइल होगी, आर्टिफिशियल सॉइल होगी, किसी तरह से इसको सॉइल की प्रॉपर्टीज के अंदर डालने की कोशिश करी हुई होंगी, तो सॉइल ना होते हुए भी ये सॉइल है। इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। तो अभी न्यूज में क्यों है, रिसेंटली रिसर्चर्स फ्रॉम द Linköping University in Sweden have developed electronic soil that can speed up the growth of the plant in the hydroponic species। सर हाइड्रोपोनिक क्या होता है ये भी हमको समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या होता है ये भी हमको समझना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाइड्रोपोनिक क्या होता है ना, फिर अपन इलेक्ट्रॉनिक सॉइल के ऊपर आएंगे। तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है ये समझो। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, जिससे क्या है कि हम प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे वाटर की मदद से है, वाटर की मदद से, यस, बिना सॉइल के प्लांट बना रहे हैं। भाई प्लांट होता है, एक प्लांट बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सीड डालना पड़ता है, सॉइल होनी चाहिए, सॉइल के अंदर फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, फिर पानी होना चाहिए भरपूर मात्रा में, सनलाइट होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर हमको सनलाइट और हमको पानी चाहिए, सिर्फ सॉइल की जरूरत ही नहीं है, सॉइल फर्टिलाइजर्स इनकी जरूरत ही नहीं। और सर ये तो बहुत मस्त काम हो जाएगा। देखो यहां पर सॉइल ना लेकर पानी के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिला रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन मिला रहे हैं, और उस सॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, यहां पर एक तरह से ये सारे न्यूट्रिएंट्स वो सब मिल रहे हैं जैसे जो कि सॉइल के अंदर चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या कर रहे हैं, यहां पर एक तरह से इस तरह के न्यूट्रिएंट्स मिला रहे हैं जो कि क्या कर रहे हैं, एक तरह से सॉइल की तरह सॉइल की भूमिका निभा रहे हैं। तो बिना सॉइल के पेड़ पौधे लगाना सिर्फ पानी की मदद से, दैट इज नोन एज हाइड्रोपोनिक सिस्टम। समझ में आ गया। अब हाइड्रोपोनिक सिस्टम के लिए आप देखेंगे यहां पर क्या करना होता है कि आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डालना पड़ेगा। अब ऐसा ही एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है ना, वो अभी इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जिसको अपन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जो सॉइल ना होकर भी सॉइल की प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, वो एक सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा है किसने, अभी स्वीडन की यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स समझ ले पहले, इज ए मेथड ऑफ ग्रोइंग फूड इन द वाटर यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विदाउट सॉइल, बिना सॉइल के भैया पेड़ उगा दिया है, ठीक है। It does not use soil. Instead, the root system is supported using an inert medium water-based nutrient solution जैसे कि perlite, coconut coir, rock wool, ठीक है, clay pellets, peat moss या फिर वर्मी कल्चर, वर्मी कुलाइट, राइट, ये सॉल्यूशन इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये आपको इसके अंदर याद रखना। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स मतलब ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पेड़ पौधे उगा दिए हैं सिर्फ पानी को यूज करके, सॉइल की यूज ही नहीं, सॉइल को बोल दिया टाटा बाय बाय, ठीक है। सॉइल की जगह न्यूट्रिएंट्स डाले हैं इसके अंदर, ये सारा सॉल्यूशन इसके अंदर डाला हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होगा, इसके अंदर ये सब चीजें इसके अंदर होंगी, राइट। तो फंडामेंटल इज टू अलाउ द प्लांट रूट टू कम इन द डायरेक्ट कांटेक्ट विद द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन while also using access to oxygen which is essential to for the proper growth, ठीक है। ये इसका फंडामेंटल होता है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आके उग जाएगा, ठीक है, पेड़ उग जाएगा क्योंकि इसको सनलाइट मिल ही रही है, ऑक्सीजन मिल ही रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं सॉइल की इसको रिक्वायरमेंट नहीं है, पानी इसके पास है ही, ठीक है, और सॉइल की जगह न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। तो इस तरह की सॉइल को जो होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक सॉइल, ठीक है। तो अब यहाँ पर अभी नया सिस्टम इसके अंदर बनाया, ई सॉइल बनाया, जिसके अंदर सेलुलोज बायोपॉलीमर और ब्लेंडेड विद कंडक्टिव पॉलीमर नोन एज पीईडीओटी, ठीक है, पॉली 3,4 इथाइलिन डाइऑक्सी ऑक्सीथियोपिन, ठीक है। ये अपन को इसके अंदर याद करना पड़ेगा। ये इसके अंदर एक सॉल्यूशन इसके अंदर बनाया गया है जिसमें बायोपॉलीमर, सेलुलोज ब्लेंडेड विद कंडक्टिव पॉलीमर्स, ठीक है, जो पॉलीमर्स यूज करा हुआ है वो ये वाला पीईडीओटी पॉलीमर इसके अंदर यूज करा हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे हम क्या बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक सॉइल बन रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जो होगा, ये जो पहले अपन यूज करते थे ना, पहले हम यूज करते थे रॉक वोल, क्ले पेलेट, पीट मॉस, वर्मिकुलाइट, ठीक है, इसकी जगह अब हम इलेक्ट्रॉनिक सॉइल को यूज करेंगे और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। क्या फायदे, इट लोअर्स एनर्जी कंजम्पशन एंड एलिमिनेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द हाई वोल्टेज सिस्टम, ठीक है। हाई वोल्टेज सिस्टम के अंदर अगर यहाँ पर अब देखो इस न्यूट्रिएंट के अंदर अगर वोल्टेज सिस्टम में हाई वोल्टेज दे दिया जाता था, ठीक है, अगर मान लो हाई वोल्टेज यहाँ से दे दिया जाएगा तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण ये सिस्टम खराब हो जाता था, तो इसमें रिस्क रहता था कि कहीं हाई वोल्टेज तो ना हो जाए, बट इसके अंदर ये रिस्क अब नहीं रहेगा। ई सॉइल हैज एबिलिटी टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट एज एविडेंस बाय स्टडी शोइंग ए 50% इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट ऑफ बार्ले सीडलिंग्स कल्टिवेटेड इन द हाइड्रोपोनिक सिस्टम। तो इसके अंदर ग्रोथ भी ज्यादा है, 50% से ज्यादा ग्रोथ करता है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस perlite, coconut coir, rock wool,
क्ले पैलेट, ठीक है, ये सब यूज ना करने की बजाय अपन क्या करें, पीडीओटी यूज करें तो 50% इंक्रीज हो जाएगा और वोल्टेज वाला रिस्क है वो भी यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है, वापस से आपसे एक अपील कर रहा हूँ, प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। आप लोग शेयर करेंगे तभी जाकर ये हमारा जो कारवा है वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अभी तक देखिए सेल्फलेसली मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बहुत रिसर्च वर्क के अंदर लग रहा है। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं कर रहे, बहुत ही गलत बात है वैसे तो। ठीक है, तो कृपा करके इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे अपना। ठीक है, चलिए कसीनी मिशन देखो, आप कहीं पर भी देखोगे ना, दूसरे वीडियोस देखो, उसके अंदर आपको या तो समझ में नहीं आएगा, समझ में आ गया तो भी याद नहीं होगा। यहाँ पर हम याद भी करा रहे हैं आपको किसी तरह से और आपको समझा भी रहे हैं। ठीक है, और प्लस आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, जो वेबसाइट है उस पे से कंटेंट हम ले रहे हैं। ठीक है, जैसे अब ये नासा का मिशन है तो नासा की वेबसाइट पे गए, उसके अंदर रिसर्च करें कि भाई ये क्या क्या चीजें हैं, उतना अच्छा कंटेंट कहीं और नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, और अपने आपके लिए मंथली बुकलेट भी लॉन्च कर दिए। मंथली बुकलेट जो है दिसंबर मंथ की, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी लिंक। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू ए न्यू स्टडी बेस्ड ऑन द डेटा नासा कैसिनी जो स्पेसक्राफ्ट है वो क्या है, साइंटिस्ट फाउंड हाइड्रोजन साइनाइड इन द ओशंस ऑफ द सैटर्न्स आइसी मून्स एनकिलेडस। ठीक है, अब देखो कैसिनी मिशन क्या है, पहले तो अपन ये समझ ले। सैटर्न एक अपने प्लेटन है, प्लेनेट है सैटर्न। ठीक है, कसीनी, कसीनी में ऐसा ऐसा आ रहा है ना बार बार, तो कसीनी मतलब सैटर्न की स्टडी करेंगे। सैटर्न की स्टडी करने के लिए 3 लोग मिले भाई। सैटर्न अब बहुत खराब, बहुत तगड़ी चीज है सैटर्न। ठीक है, शनि, शनि जिसको बोलते हैं ना, शनि। अब सैटर्न बड़ी खतरनाक चीज है, तो 3 लोग मिले, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और यहाँ पे इटालियन इटालियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ये तीनों मिले और इन तीनों ने मिलकर क्या करा, एक मिशन करा कि सैटर्न जो है ना बड़ा ही मिस्टीरियस प्लेनेट है सैटर्न, है ना, इसके अंदर रिंग्स भी हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इसके ऊपर मीथेन है कि नहीं है, ये सब चीजें पता लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो 3 भाई मिले, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और आईएसए। ठीक है, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्टडी करी। ठीक है, और उन्होंने 1997 के अंदर 1997 के अंदर एक मिशन स्टार्ट करा, दैट मिशन इज नोन एज कसिनी, है ना। और कसिनी और ह्यूजेंस यहाँ पे लिख रखा है। जो ह्यूजेंस का मतलब क्या है मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। तो देखो, फॉर मोर देन ए डिकेड नासास कसिनी स्पेसक्राफ्ट शेयर्ड वंडर्स ऑफ द सैटर्न्स और फैमिली ऑफ द आईसी मून्स, ये सब चीजें इसके अंदर देखी गई है, राइट। तो देखो लॉन्च डेट यहाँ पर है 15 अक्टूबर 1997 और ऑर्बिटर और प्रोब मिशन है, मतलब यहाँ पर उसके चारों तरफ घूमेगा, ये ऑर्बिट करेगा और उसके ऊपर दूरबीन भी लगी होगी। जो दूरबीन लगाई है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लगाई, दैट इज नोन एज ह्यूजेंस। ठीक है, ये दूरबीन है। चलो, तो मिशन ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर देखो, मिशन ऑब्जेक्टिव ये है कि सैटर्न जो है ना उसकी स्टडी करना, उसका एटमॉस्फेरिक कंजम्पशन, कंपोजिशन, सॉरी, विंड्स, टेम्परेचर, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, रोटेशन कैसे करता है एटमॉस्फेयर, उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे भाई ये चीज क्या है सैटर्न। ठीक है, उसके अलावा सैटर्न जो है ना अपना प्लेनेट देखा होगा आपने, तो उसकी चारों तरफ रिंग्स भी हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हाँ ये देखो ये रिंग्स हैं। ठीक है, ये सैटर्न प्लेनेट है, ये रिंग है। तो इन रिंग्स के बारे में जाना कि ये रिंग्स बड़ी मिस्टीरियस है, उनके बारे में, इनका कंपोजिशन, ये सब चीजें जाना। टाइटन, टाइटन क्या है, एक सैटर्न का मून है। सैटर्न के ऊपर बहुत सारे मून है, वन ऑफ द मून, जो सबसे इंपॉर्टेंट मून है वो टाइटन है। टाइटन के बारे में जानना। आईसी सैटेलाइट्स जो है उसके चारों तरफ जो घूम रहे सैटेलाइट्स, आईसी सैटेलाइट्स के बारे में जानना। और सैटर्न का मैग्नेटोस्फेयर, ये सब चीजें देखिए वेबसाइट के ऊपर से ली गई है डायरेक्टली। ये मिशन जो है कसीनी के ऑब्जेक्टिव है, राइट। कसीनी मिशन जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी, इन तीनों का है। 1997 के अंदर लॉन्च करा गया है। नासा कसीनी स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटेड सैटर्न की चारों तरफ चक्कर लगाएगा और ईएसए का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जो दूरबीन है उसको देखेगी, परखेगी, राइट। ईएसए लैंडर जो है ह्यूजेंस, ठीक है, was the first to land 2005 के अंदर इसने लैंड करा था ऑन वर्ल्ड इन द आउटर सोलर सिस्टम। पहला ऐसा कोई लैंडर है जो कि आउटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, आउटर सिस्टम जो सोलर सिस्टम के बाहर जो है, ठीक है, वो जाकर वहां पर क्या करा, लैंड करा, आउटर सोलर सिस्टम के ऊपर लैंड करा, मतलब अर्थ के बाद वाला जो चीज है उसके ऊपर लैंड करा ऑन द सर्फेस ऑफ टाइटन। टाइटन जो उसका मून है ना, किसका, सैटर्न का, उसके ऊपर ये लैंड करा ईएसए लैंडर ह्यूजेंस। ठीक है, और फिर वो उसके अंदर प्रॉब लगी हुई, दूरबीन लगी हुई, दूरबीन से देखते रहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, कंडक्ट इन डेप्थ स्टडीज ऑफ द सैटर्न, और ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको इसके अंदर बता दिए सारे, राइट। नेक्स्ट इज एंडोसल्फेन। ठीक है, एंडोसल्फेन क्या है, एंडोसल्फेन पहले तो बहुत यूज हुआ करती थी। क्या था एंडोसल्फेन, एंडोसल्फेन एक तरह से कीटनाशक था। ठीक है, कीटनाशक जिसको पेस्टिसाइड बोल लो, ठीक है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड था। बट बाद में पता चला भाई ये तो बड़ा टॉक्सिक है, ये तो भाई दिमाग खराब करके रख रखा है इसने तो पूरा का पूरा, है ना, नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है पूरा।
ठीक है। और इसके बारे में एक जागरूकता फैली, फिर धीरे धीरे लोगों ने इसको बैन करने लग गए, ठीक है, सरकार ने इसको बैन करने लग गई। अभी देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल has issued notice to union government Karnataka and Kerala government on dumping endosulfan in the hilly area of the मिंचिन पादवू इन कासरगोड डिस्ट्रिक्ट इन केरला। केरला के अंदर उन्होंने इस तरह से डाला गवर्नमेंट ने एंडोसल्फेन, जो कि बैन है ना, बैन है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले से बैन कर रखा है, तो उसके ऊपर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस इशू कर दिया। अब देखो अगर आप देखेंगे इसके अंदर इसके ना बहुत सारे हजार्डस इफेक्ट होने लगे। एंडोसल्फेन जो थे एक पेस्टिसाइड थी, पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज कराया जाता था, पर यहाँ पर आप देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा खराब कर दिया। ह्यूमन जेनेटिक सिस्टम में जीन भी डिसऑर्डर इसके इसने करे, और एंडोक्राइन सिस्टम जो है, ठीक है, वो पूरा का पूरा इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय करने लग गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होता है, क्या क्या एंडोसल्फेन की खतरनाक इफेक्ट है। डिलेड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है वो लेट हो रही है, ठीक है, सेंसरी लॉस, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिसिटी, है ना। तो पेस्ट को मारते मारते इसने इंसान को मारना खत्म कर दिया, ठीक है। हार्मोन्स जो है वो चेंज करने लग गए, जीन इवन जीन को इफेक्ट करने लग गए, ठीक है ना, नर्व्स को इफेक्ट करने लगा, न्यूरोटॉक्सिक है ये, राइट। तो यहाँ पर एक बार क्या हुआ था मिड 1970s के अंदर, वहां पे कासरगोड के अंदर ही, ठीक है, कासरगोड के अंदर ही केरला के विलेज में एरियल स्प्रिंग कर दी थी इसकी पेस्टिसाइड की, और उसके कारण बहुत ज्यादा डिजास्टर हुआ था, बहुत सारे लोगों की मौत हो गई थी। तो इसलिए यहाँ पर एक ग्लोबल कॉन्सेंसस है कि भाई देखो इसको एंडोसल्फेन को यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इवन भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2011 के अंदर, है ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये टेम्परेरी बैन लगा दिया था प्रोडक्शन, स्टोरेज और सेल ऑफ एंडोसल्फेन के ऊपर, ठीक है। फिर भी अभी देखिए गवर्नमेंट ने फिर भी उसको छिड़क दिया, ठीक है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कह रहे हैं भाई पगला गए हो क्या, इतना खतरनाक चीज है ये, पेस्ट को तो बाद में मारेगा, इंसान को पहले मार देगा। एंडोसल्फेन इज एन ऑफ पेटेंट ऑर्गेनो क्लोरीन इंसेक्टिसाइड एंड acaricide, right? It is used to control variety of insects, mites on wide range of the crops including soya, rice, wheat, vegetable, fruits, nuts, coffee, tobacco and cotton. It became highly controversial agri-chemical due to its acute toxicity, potential for the bioaccumulation भी इसके अंदर हो जाता है, and role as a endocrine के अंदर endocrine system जो है उसको भी पूरा डिस्ट्रॉय कर देता था, right? इट डज नॉट अकर नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर में नेचुरली अकर नहीं करता, इसको हम इसके अंदर बनाते हैं, राइट। मैन मेड है, आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड है। तो ये रोटरडैम कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट और स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के अंदर भी इसको लिस्ट करा गया है, क्योंकि ये खतरनाक है, ठीक है ना। अब रोटरडैम कन्वेंशन क्या होता है ना, और स्टॉकहोम कन्वेंशन और परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है, ये सब आगे चलकर आ जाएंगे, या फिर अभी तक मैंने उसको आपको पढ़ा दिए होंगे, राइट। ये सारे कन्वेंशंस पूरे कवर हो जाएंगे, आपके पूरी बॉडी सब कुछ, मतलब बहुत ही ज्यादा इसके अंदर पूरा कवरेज कर दूंगा मैं, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आप शेयर करें, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, देखकर खाली चले जा रहे हैं, तो इससे तो फिर देखो चीजें ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगी ये सब चीजें, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें मेरे को करनी है, बट मैं कैसे करूं, मेरे को मोटिवेशन तो मिलना चाहिए। आप एक बार कोई चैनल पे वीडियो बनाकर देखें, ठीक है, आपका मोटिवेशन का फैक्टर ही वो रहेगा कि आपके व्यूज आए, ठीक है। अब वो व्यूज आ नहीं रहे हैं तो मैं और चीजें कैसे स्टार्ट करूं। अभी मैंने एक नई चीज स्टार्ट करी है, आपको छोटी छोटी क्लिप्स में मैं पढ़ा रहा हूँ स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, उसको भी आप देखें, वो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। स्टैटिक पोर्शन को जैसे अभी मैंने एक वीडियो बनाया है इसके अंदर सब्सिडरी अलायंस पे, ठीक है, डेली की क्लासेस होंगी वो सब्सिडरी अलायंस पे, 11 मिनट के अंदर सब्सिडरी अलायंस पूरा अच्छे से आपको बता रखा है, तो वो आप पढ़ें, वो देखें, बिकॉज दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब बिना तैयारी के अब फिर हवा में तैयारी करते रहोगे तो कोई होगा नहीं। बहुत ही मैं आपको साइंटिफिकली इसके अंदर पढ़ाना चाह रहा हूँ, इस बार मैं चाह रहा हूँ कि आपको फ्री के अंदर मैं क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, अभी मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए, राइट। तो उसके अंदर मैं आपको ये सी सेट वाला पोर्शन जो है वो भी कवर करवा दूं, बट आप लोग एक बार मेरे को मोटिवेट तो करें, ठीक है, आप शेयर करें इन वीडियो को। आपको नहीं लगता क्या कि इन वीडियोस के ऊपर व्यूज ज्यादा आने चाहिए? आप खुद सोच कर देखें एक बार, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से। चलिए, यूजेस एंडोसल्फेन इज यूज्ड टू कंट्रोल द इंसेक्ट्स ऑन द फूड एंड द नॉन फूड क्रॉप्स, ये मैंने आपको इसके अंदर बताई है। वुड प्रिजर्वेटिव भी होता है, टर्माइट्स जो होता है उसके अंदर, उसको उसके लिए काम आता है, राइट। टर्माइट्स को कंट्रोल करने के अंदर काम आता है, जो दीमक लग जाती है ना उनको कंट्रोल करने में काम आता है, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो मॉड्यूलर कोर्स इंडियन पॉलिटी पे अगर आप लेना चाहते हैं, ये पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है ना, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगी, बहुत ही कम प्राइस के ऊपर है,
मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज, कोई भी कोर्स ले सकते हो आप। देखो अगर आपकी ज्योग्राफी वीक है और आप कहें कि नहीं पूरा कोर्स आपको खरीदना पड़ेगा तो गलत है। तो इसलिए हमने मॉड्यूलर कोर्स निकाले हैं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, इनके ऊपर पीछे पूरा बैकअप सपोर्ट आपको मिलेगा। सभी बच्चे इनको देखें जिससे कि आपको पूरा का पूरा स्टैटिक पोर्शन भी, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है, मान लो एनवायरमेंट वीक है तो एनवायरमेंट पे देख लीजिए, ज्योग्राफी वीक है ज्योग्राफी पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, आर्ट एंड कल्चर, सारे कोर्सेज हमने निकाल रखे हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो लिंक्स भी दे रखे हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन क्या होता है उसको जानने से पहले हमको कोडेक्स एलिमेंटेरियस समझ में आना चाहिए, फिर हम समझेंगे कि वाई न्यूज की न्यूज के अंदर क्यों है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस क्या है ये अपन समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि भारत ने कोई फूड क्रॉप प्रोड्यूस करा, ठीक है, जैसे मान लीजिए वीट प्रोड्यूस करा। अब वीट भारत खुद तो खाएगा ही, प्लस एक्सपोर्ट भी करेगा, है ना, एक्सपोर्ट भी करेगा। मान लीजिए यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, या फिर यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, या फिर और ईरान, इन कंट्रीज को हमने एक्सपोर्ट कर दिया, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज को हमने अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट करा, राइट। अब इन सब कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करने पे कुछ ना कुछ ऐसा रेगुलेशन होना चाहिए ना, कुछ ना कुछ एक तरह से क्या होना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए कि भाई इस स्टैंडर्ड का हमारा फूड प्रोडक्ट है ना। ये सब इंटरनेशनल क्योंकि ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल फूड ट्रेड हो रहा है, तो इंटरनेशनल फूड ट्रेड के लिए हमको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ गाइडलाइंस, कुछ कोड ऑफ प्रैक्टिस होनी चाहिए इंटरनेशनली। उस गाइडलाइंस, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस को और हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस, कोडेक्स एलिमेंटेरियस। अब इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस जो रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा आराम से। वीट मतलब वीट अच्छी क्वालिटी का है, मतलब वीट के अंदर अच्छी कोड ऑफ प्रैक्टिसेस हमने यूज करी है, मतलब सेफ्टी, क्वालिटी, फेयरनेस, ये सब कुछ है इसके अंदर वीट के अंदर। अफ्रीका को बोलेंगे कि भाई देखो हमारा वीट जो है वो कोडेक्स एलिमेंटेरियस फॉलो कर रहा है, तो ये भी खरीद लेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कभी कभार किसी कंट्री की क्या होती है, किसी कंट्री के दिक्कत हो जाती है, ठीक है, क्या दिक्कत हो जाती है कि यार भारत का वीट नहीं खरीदना है हमें, तो भारत के ऊपर वो एलिगेशन लगाने लग जाता है कि हम तुम्हारा वीट नहीं खरीदेंगे क्योंकि तुम्हारा वीट जो है वो स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा वीट जो है वो कोड ऑफ प्रैक्टिस को इसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे कि भैया देखो हमारे पास कोडेक्स एलिमेंटेरियस वाला स्टैंडर्ड है, तो ये चुप बैठेगा, फिर इसको लेना ही पड़ेगा फिर वीट, फिर ये हमारा अब इसका कोई मोरल ग्राउंड नहीं बनता कि ये हमारे वीट को बैन करे। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक तरह से हमारा क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट है, एक तरह से गाइडलाइंस है जो कि यहाँ पर प्रोवाइड करी जा रही है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा, जिस बॉडी का नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे कि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कोडेक्स एलिमेंटेरियस इज इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस कंट्रीब्यूट टू द सेफ्टी, क्वालिटी एंड फेयरनेस ऑफ दिस इंटरनेशनल फूड ट्रेड। इंटरनेशनल फूड ट्रेड के अंदर ये सब चीजें हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे देखिए प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ, जो खाएगा उसकी हेल्थ प्रोटेक्ट होगी क्योंकि पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का, गाइडलाइन का, कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का हम दे रहे हैं। एंड रिमूविंग बैरियर्स ऑफ द ट्रेड, कि कोई हमारा मना कर देता ना भाई हम भारत का नहीं लेंगे वीट, उसको भी कोई इसके पास मोरल ग्राउंड नहीं होगा, कोई इसके पास ऐसा टेक्निकल ग्राउंड नहीं होगा जिससे बैन कर सके हमारे फूड क्रॉप्स को, ठीक है। कोडेक्स स्टैंडर्ड्स एंड रिलेटेड टैक्स आर वॉलंटरी नेचर, ये वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। और भाई भारत के ऊपर है कि ये करे कि नहीं करे, ये फॉलो करे कि नहीं करे, भारत कहे कि नहीं हम तो नहीं कर रहे कोडेक्स को, है ना, ये इसका वॉलंटरी होना चाहिए। या फिर भारत ऐसा कहते हैं कि हम तो अपने नेशनल लेजिस्लेशन के अंदर डालेंगे कि हम कोडेक्स के जो फूड क्रॉप होनी चाहिए वो कोडेक्स, जो भी फूड क्रॉप हम एक्सपोर्ट करें वो कोडेक्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कोडेक्स एलिमेंटेरियस को। अब इसी चीज को सबको मेंटेन करने के लिए, कोडेक्स एलिमेंटेरियस को मेंटेन करने के लिए कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यहां पर है। तो CAC, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ये क्या है, ये एक बॉडी है दैट इज रेस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबल है ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस को के इंप्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। अब ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है वो किसने बनाया, किसको दिक्कत है कि लोगों की क्या है, इंटरनेशनली किसको दिक्कत है कि लोगों की हेल्थ सही रहे, कहीं कुछ वो गलत नहीं खा जाए, तो एक तो WHO को है, एक है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO ने मिलकर ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यहां पर बनाया, ऐसे इसके अंदर समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज द बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जॉइंट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है।
एंड WHO फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम, ठीक है, इसके स्टैंडर्ड्स को ये करते हैं, राइट, इसके स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करते हैं, राइट। मेंबरशिप ऑफ द कमीशन इज ओपन टू ऑल द मेंबर नेशन, सभी मेंबर नेशन के लिए ये ओपन है। और इसके अभी CAC के कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के अभी 189 मेंबर्स हैं, ठीक है, जिसमें भारत भी एक मेंबर है, ये अपन को इसके अंदर याद रखना है। द कमीशन मीट्स इन रेगुलर सेशंस वंस अ ईयर, हर साल के अंदर, हर एक साल के अंदर ये क्या करता है, मिलता है। अब देखो, अब न्यूज में क्यों है ये समझो, अभी हम चीज समझ गए, अब न्यूज में क्यों है समझो कि भारत ने एक प्रपोजल दिया है कि भाई मिलेट्स जो है ना उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर सेट करने चाहिए, ऐसा भारत ने कहा है मिलेट्स के लिए, ठीक है। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन ने उसको एंडोर्स करा है कि हाँ भाई भारत ने अच्छा काम करा है कि मिलेट्स के, अभी उसको एंडोर्स करा है, अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करा है। जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि भारत ने जो मिलेट्स के स्टैंडर्ड्स बना रखे उसको कोडेक्स ने क्या करा, कोडेक्स एलिमेंटेरियस ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको अपने किसके अंदर डाल लिया, अपनी लिस्ट के अंदर डाल लिया। अब देखिए कोडेक्स स्टैंडर्ड कैसे डेवलप किए जाता है ये हम इसके अंदर समझते हैं। जैसे कोई भी नेशन है, जैसे भारत है, अभी भारत ने कहा है, भारत ने एक प्रपोजल दिया है कि भाई मिलेट्स के ऊपर ये कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, ये सेफ्टी और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। तो भारत क्या है, एक प्रपोजल दे रहा है। अभी देखिए, ए नेशनल गवर्नमेंट और ए सब्सिडियरी कमेटी ऑफ कमीशन यूजुअली मेक द प्रपोजल फॉर द स्टैंडर्ड्स टू बी डेवलप, कि क्या क्या स्टैंडर्ड डेवलप करने चाहिए। दे देन प्रिपेयर ए डिस्कशन पेपर, उसके बाद एक डिस्कशन पेपर प्रिपेयर कराया जाता है, ठीक है। आउटलाइन व्हाट द प्रपोज्ड स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेड टू अचीव एंड देन ए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट दैट इंडिकेट्स द टाइम फ्रेमवर्क ऑफ द वर्क विद रिलेटिव प्रायोरिटी, है ना। प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट तक यहाँ पर देना पड़ता है उस नेशन को। सबसे पहले प्रपोजल देगा, फिर प्रपोजल का एक डिस्कशन पेपर निकालना होगा, डिस्कशन पेपर के बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट वो बनाता है, ठीक है। जैसे भारत ने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाकर दिया, प्रपोजल दिया है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट बनाकर देना पड़ेगा। इसके बाद एक बार प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट आ गया तो कमीशन रिव्यू करेगा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट को और डिसाइड करेगा कि स्टैंडर्ड्स, ये जो स्टैंडर्ड्स भारत बता रहा है इसको डेवलप करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये कंट्री जो स्टैंडर्ड्स बता रहा है, जिसने प्रपोजल दिया है, उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो है एलिब्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स के बारे में डिस्कशंस होता है, ठीक है। कमीशन का सेक्रेटरीट जो होता है, सचिवालय इसका जो होता है, और उसके अंदर इसके स्टैंडर्ड्स का ड्राफ्ट प्रिपेयर कराया जाता है। फिर मेंबर गवर्नमेंट, ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन, कोडेक्स कमिटीज, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर डिस्कशंस होते हैं, ठीक है। स्पेशल एडवाइस दी जाती है और फिर स्टैंडर्ड्स को सेवरल ईयर्स लगते हैं डेवलप होने के लिए, और एक बार ये अडॉप्ट कर लेता है कमीशन, जैसे इंडिया ने प्रपोजल दिया है ना, अभी मैंने आपको बताया, अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है कमीशन तो फिर कोडेक्स जो होते हैं स्टैंडर्ड्स वो ऐड हो जाते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस के अंदर और पब्लिश हो जाते हैं उसकी वेबसाइट पर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दैट इज इंटरपोल। इंटरपोल की कोई पहली फुल फॉर्म बताओ मेरे को, इंटरपोल, एनीबॉडी इन द क्लास। इंटरपोल, इंटरपोल इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस से ये डराइव हुआ है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। इंटरनेशनल पोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस जो होती है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इंटरपोल। अब इंटरपोल न्यूज के अंदर क्यों है, बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी 1923 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बनी थी इंटरपोल, ठीक है, और अब 2023 हो गए, समझ में आ रहा है, तो 100 साल हो गए ना इसको, तो ताली बजाओ सभी, 100 साल हो गए इंटरपोल को, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज, इसलिए इंटरपोल जो है वो न्यूज के अंदर है। अब इंटरपोल क्या करती है ये समझो, ठीक है। अब जैसे इसकी मेंबर कंट्री है, मान लो A B C D बहुत सारे मेंबर्स है इसके है ना, करीबन 195 मेंबर्स हैं, ये याद रखो इंटरपोल के। तो इन सब की जो पुलिस है, जैसे भारत भी इसका एक मेंबर है, तो इन सब की जो पुलिस है ना उसके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करती है, ठीक है। मान लीजिए कोई बी कंट्री में से किसी ने चोरी करी और A कंट्री में जाकर चला गया, ठीक है ना, तो इन दोनों के बीच की, पुलिस के बीच के अंदर कोऑर्डिनेशन करने का काम कौन करेगा, इंटरपोल करेगा, ठीक है, अगर वो इंटरपोल की लिस्ट में आ गया तो, राइट। तो इंटरपोल क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी गवर्नमेंट है, अलग अलग नेशंस है, उनकी पुलिस है, उनकी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिससे कि वो हेल्प कर रही है टू कोऑर्डिनेट द पुलिस फोर्स ऑफ 195 मेंबर कंट्री। कितने हैं, 195 मेंबर कंट्री का है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इंटरपोल, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, हेडक्वार्टर क्या है, फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर है, ये आप इसके अंदर याद रखना। अब देखो बहुत सारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारी बॉडी एजेंसीज होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पर रॉ है, CBI है ना, आप देखेंगे मिलिट्री है, राइट, और भी बहुत सारी एजेंसीज है, CVC है ना, राइट, और भी बहुत सारी बॉडीज है, पुलिस, स्टेट पुलिस है, सेंट्रल पुलिस फोर्स है
है ना। तो किससे बात करें भाई, है ना, किससे बात करें? तो हर कंट्री के अंदर एक कोई डेजिग्नेट करा जाता है कि ये इसका क्या है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है हमारा। किसके लिए? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है इंटरपोल के लिए, कि इंटरपोल तुमको कभी बात करनी है तो किससे बात करें, इन इन सबसे थोड़ा ना बात करेगा, है ना। तो सीबीआई हमने ये बता रखा है हमारी कंट्री का जो नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है, जो कि डेजिग्नेट करा गया है किसके लिए, इंटरपोल के लिए, वो है सीबीआई। तो यहां पर देखो, ईच ऑफ द मेंबर कंट्री होस्ट एंड इंटरपोल इन नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, और हमारा नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, सीबीआई है। फॉर व्हाट? फॉर द इंटरपोल। इंटरपोल को कोई बात करनी होगी तो सीबीआई से बात करनी होगी। अब इंटरपोल क्या करता है? इंटरपोल बहुत सारे नोटिस देता है कि भाई रेड नोटिस निकाला है, जैसे होता है ना, इंटरपोल का रेड नोटिस निकाला गया है, ग्रीन नोटिस निकाला गया है, ब्लू नोटिस निकाला गया है। तो ये मैंने आपको पूरे का पूरा लिस्ट दे दिया है। कभी भी कोई वांटेड पर्सन होता है, मान लीजिए वांटेड पर्सन है, तो इंटरपोल रेड नोटिस निकाल देगा। रेड नोटिस का मतलब क्या है? कि एक नोटिस निकाल दिया सभी पुलिसेस को, 195 मेंबर्स की सभी पुलिसेस को, कि भाई ये जो पर्सन हो ना, ये वांटेड पर्सन है, इसको पकड़कर हमको दो। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि भाई हमको ये आदमी चाहिए, अब ये आदमी कौन से देश में रहता है हमें नहीं पता, तो सारे पुलिस से बात करने इंटरपोल को हमने बोला, इंटरपोल हमको इसके ऊपर रेड नोटिस आप दीजिए, ये वांटेड पर्सन है, ठीक है, इसने ऐसा ऐसा करा है, ये बम ब्लास्ट करा है हमारी कंट्री के अंदर। इसी तरह से कोई पर्सन मिसिंग पर्सन होता है तो येलो नोटिस, ब्लू नोटिस एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ब्लू नोटिस, और ये सब नोटिस इसके अंदर होता है, ये आप इसके अंदर ध्यान रखें। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 1923 में ऑर्गेनाइजेशन बनी, 195 मेंबर स्टेट्स है, इंडिया ने इसको 1956 के अंदर ज्वाइन करा। आपको कोई पूछे कि इंटरपोल को इंडिया ने क्या फाउंडर मेंबर है, तो फाउंडर मेंबर नहीं था। ठीक है, इसका इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्या है? कलेक्ट एंड डिसमिनेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेरियस पुलिस फोर्सेस टू फैसिलिटेट क्राइम, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, इसका कंपोजिशन देख लो। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इलेक्ट फॉर द 4 ईयर, 4 साल के लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। सेक्रेटरी जनरल जो होंगे वो 5 साल के लिए रहते हैं। स्पेशलाइज सेक्रेटरीट होता है, डील्स विद द स्पेसिफिक इश्यूज लाइक साइबर क्राइम, टेररिज्म, ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकिंग, फाइनेंशियल एंड एनवायरमेंटल क्राइम्स। आगे चलकर और मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर जनरल असेंबली, यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये जनरल असेंबली होती है जो कि 1 साल में एक बार मिलती है। राइट, अब यहाँ पे थोड़ा सा और हम इसके अंदर पढ़ लें। देखिए, इसके 4 ग्लोबल प्रोग्राम्स होते हैं। कोई पूछे कि भाई इंटरपोल के कौन से ग्लोबल प्रोग्राम है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द ग्लोबल प्रोग्राम, या फिर एक लेवल लाइनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर देखिए, काउंटर टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड एंड द इमर्जिंग क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम एंड द एंटी करप्शन। ये इसके 4 ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं जो आपको इसके अंदर याद रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें, जनरल असेंबली, जनरल सेक्रेटरीट, एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल सेंट्रल ब्यूरोज। जैसे एनसीबी भारत का कौन है? सीबीआई। किसके लिए? इंटरपोल के लिए। राइट, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जनरल असेंबली, जनरल सेक्रेटरीट, एग्जीक्यूटिव कमेटी, और यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, यहां पर इस तरह से है। राइट, 4 ग्लोबल एरियाज मैंने आपको बताया, टेररिज्म, साइबर क्राइम, ऑर्गेनाइज क्राइम एंड फाइनेंशियल एंड एंटी करप्शन। ये सब चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, अब देखिए, ऑफिशियल्स वर्किंग इन ईच स्पेशलाइज्ड क्राइम एरिया रन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज अलोंगसाइड विद द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, मेंबर कंट्रीज से सब ये कांटेक्ट में कोऑर्डिनेट करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज यहां पर करते हैं। दिस कैन बी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, सपोर्ट, फील्ड ऑपरेशन भी हो सकता है, ट्रेनिंग भी हो सकता है, नेटवर्किंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर, है ना। इन एक्टिविटीज के अंदर कोई सी भी इस तरह से एक्टिविटीज करी जाती है। इसके अलावा इंटरपोल के पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम भी है ना। कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो उसका खुद का एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसका नाम है I-24/7। इसके अंदर रियल टाइम डेटा रहता है भाई, रियल टाइम डेटा, कि भाई यहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो किसने करा। ठीक है, अगर पता चल गया है एक कंट्री को तो सब कंट्री उसको ये डाल देगा उसके ऊपर, अपने इसके ऊपर सब कंट्री उसको पता चल जाएगा। ठीक है, एक तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम है जो जो एक इंटरपोल कनेक्ट्स ऑल ओवर कंट्रीज वाया कम्युनिकेशन सिस्टम कॉल्ड द I-24/7, जो कि एक रियल टाइम कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है, कंट्रीज यूज दिस सिक्योर नेटवर्क टू कॉन्टेक्ट ईच अदर एंड द जनरल सेक्रेटरीट। इट ऑल्सो अलाउज देम टू एक्सेस our database and services in real time from both center and the remote locations। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरपोल, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ये सब कुछ इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूरा वैली नेशनल पार्क। न्यूरा वैली नेशनल पार्क क्या है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। देखिए, अभी न्यूरा वैली नेशनल पार्क कहां पर है पहले ये समझिए, वेस्ट बंगाल के अंदर है। ठीक है, अभी न्यूज के अंदर क्यों है? क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर यहां पर देखा गया है।
है ना, तो न्यूज के अंदर आ जाता है दिस इज कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द बिग कैट्स एट एन एल्टीट्यूड ऑफ। इसका मतलब क्या, अब ये क्या है, तो सर रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है तो क्या हो गया इसमें, तो ये नेशनल पार्क जो है ना बहुत ही हाइट पे है ना, आप देख रहे 10,000 फीट, 10,000 प्लस फीट के ऊपर है, ठीक है। तो इतने ऊपर भी ये रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं, ये हमें पता चल गया इससे कि भाई न्यूरा वैली नेशनल पार्क के अंदर, हाँ। तो न्यूरा, ठीक है, न्यूरा वैली नेशनल पार्क आप इसके अंदर इस तरह समझ गए, वेस्ट बंगाल इसके अंदर होगा, कहां पर है ये, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। तो वैली नेशनल पार्क इज नेशनल पार्क इन द कैलिम्पोंग, कैलिम्पोंग, और इसको है ना एक तरह से मिस्टीरियस जंगल ऑफ कैलिम्पोंग भी बोला जाता है ना, हम बताएंगे अभी, इसके अंदर आगे लिखा हुआ है इसके अंदर, कैलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल इंडिया विच वाज एस्टेब्लिश 1986 के अंदर एस्टेब्लिश करा था। इसका नाम ऐसे न्यूरा से कैसे पड़ा, न्यूरा इसलिए कैसे पड़ा, इसका नाम पड़ा न्यूरा बिकॉज यहाँ पे एक रिवर बहती है जिससे दैट रिवर इज नोन एज न्यूरा, न्यूरा रिवर यहाँ पर बहती है, इससे इसका नाम पड़ गया न्यूरा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो lies in the catchment of Neora river and is a part of global biodiversity hotspot located in the eastern Himalaya, ईस्टर्न हिमालय के अंदर लोकेटेड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये, ठीक है। तो मतलब कोई दूसरी कंट्री से भी इसका क्या है, इसका बॉर्डर हो रहा होगा। तो देखो दिस पार्क इज बॉर्डर बाय द फॉरेस्ट ऑफ द सिक्किम ऑन वन साइड एंड बाय द भूटान ऑन द अदर साइड। तो एक तरह से यहाँ पर सिक्किम के फॉरेस्ट और यहाँ पर एक तरह से भूटान के फॉरेस्ट कि दोनों को ये क्या कर रहा है, ये बॉर्डर कर रहा है, ठीक है। एक साइड से भूटान के फॉरेस्ट को बॉर्डर कर रहा है, दूसरी साइड से सिक्किम के बॉर्डर को कर रहा है। देखिए भूटान को कर रहा है न्यूरा नेशनल पार्क, और दूसरी साइड से आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिक्किम जो है उसको क्या कर रहा है, बॉर्डर कर रहा है, राइट। कहां पर है, खुद वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर भूटान और सिक्किम को टच करता हुआ नेशनल पार्क, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज न्यूरा नेशनल पार्क, ठीक है। links the Pangolakha wildlife sanctuary सिक्किम एंड द तोसारा स्ट्रिक्ट रिजर्व भूटान, ठीक है ना, तोरसा, तोरसा स्ट्रिक्ट रिजर्व भूटान। चलो उसको याद ही कर लेते हैं कुछ, है ना। तो सबसे पहले देखो वेस्ट बंगाल के अंदर है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर से याद आती है मुझको ममता बनर्जी, ममता बनर्जी है ना, दीदी जो है, ठीक है। दीदी है कि बहन जी, नहीं दीदी है, ठीक है। अब न्यूरा, न्यूरा है ना। दूसरा हमको याद करना है एक तो पेंगोलखा, देखिए आपके सामने स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं, बनती है तो, और तूरसा। अब देखो वेस्ट बंगाल की जो ममता बनर्जी है ना, वो बड़ी फ्रस्ट्रेटेड सी नहीं रहती, कभी स्पीच देते देते फ्रस्ट्रेटेड सी हो जाती है, कभी आपने देखा होगा कि वो बैठी है, ठीक है, स्पीच दे रही है, इतने कोई जय श्री राम बोल दिया बीच में तो फ्रस्ट्रेटेड हो गई, ठीक है, ऐसे दिखते हैं ना। तो ममता बनर्जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है, क्यों बोलती है, मेरे से नहीं हो रहा है ये, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से ये मीटिंग नहीं हो रही, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, है ना, नहीं हो रहा, इस तरह से, ठीक है। कि कोई दूसरी मीटिंग करेंगे, दूसरा दूसरा क्या, दूसरा, ठीक है ना। तो आप याद कर, समझ में आ रहा है, तो ऐसे याद करूंगा ममता, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, तो आपको इमेज आ जाएगी ममता बनर्जी की आपके सामने, है ना, वेस्ट बंगाल, है ना, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा, वेस्ट बंगाल क्यों, कोई दूसरा, दूसरा तो दूसरा, टूरसा, ठीक है, इस तरह से याद कर लोगे। फिर है ना, हर किसी से पंगे लेने की आदत है, पंगा, पंगो लखा, ठीक है, लाख लाख पंगे, लख लख पंगे ले लेती है वो, ठीक है। इस तरह से अभी बताइए, थोड़ा सा और इसको रिफाइन करोगे तो याद हो जाएगी, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी। पेंगोलखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, एड टूरसा स्ट्रिक्ट रिजर्व, स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है, आप उससे भी याद कर सकते हो कि स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा, राइट। चलिए देखो हम सिर्फ और सिर्फ कोई ममता बनर्जी के फॉलोअर हो तो उनके लिए बोल रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, ठीक है, कोई इसको अदरवाइज ना ले। डिक्लेयर्ड एज ए इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, ठीक है, और नोन एज मिस्टिक जंगल ऑफ द कैलिम्पोंग, कैलिम्पोंग का मिस्टिक जंगल कैलिम्पोंग के, ये इस तरह से बोला जाता है। फॉरेस्ट टाइप अगर हम देखें, सब ट्रॉपिकल मिक्स्ड ब्रॉडली फॉरेस्ट, लोअर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अपर टेम्परेट मिक्स्ड ब्रॉडली फॉरेस्ट, और रोडोडेंड्रोन फॉरेस्ट, ये सारे फॉरेस्ट टाइप इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। की फोना, रेड पांडा, हिमालयन तहार, ठीक है, हिमालयन ब्लैक बियर, ये सब चीजें इसके अंदर फोना मिलते हैं, मतलब ये सब एनिमल्स इसके अंदर मिलते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट इज ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। प्लेज का मतलब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि, या फिर लेती हूं कि, ठीक है, कोई प्रतिज्ञा ली गई है, किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, और ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज ली गई है, ठीक है। तो क्या है ये, हम ये देखते हैं, 118 कंट्रीज के अंदर साइंड रिन्यूएबल एनर्जी प्लेज एट कॉप 28 क्लाइमेट समिट, कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 क्लाइमेट समिट के अंदर 118 कंट्रीज ने
हाथ रखकर, आंख पर हाथ रखकर प्रतिज्ञा ली है। ठीक है, क्या लिए प्रतिज्ञा कि हम, अब देखना ये सब ग्रीन एनर्जी जो है ना, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, उसको ट्रिपल कर देंगे, ट्रिपल ट्रिपल ट्रिपल, तिगुना कर देंगे 2030 तक। तो सब कह रहे हैं कि हम ग्रीन एनर्जी को 2030 तक ट्रिपल कर देंगे। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कौन ले रहा है, 118 कंट्रीज के अंदर प्रतिज्ञा ले रही है। ठीक है, तो इट एम्स टू ट्रिपल द वर्ल्ड एनर्जी capacity to 1100 gigawatt by 2030. According to it, the tripling of renewable energy is expected to practically eliminate fossil fuel as source of energy by 2050. अच्छा, 2050 तक सॉरी, ट्रिपल कर देंगे हम रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और यहां पर ग्रीन एनर्जी हम जो कैपेसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो 11,000 गीगावाट करेंगे बाय 2030। ये थोड़ा सा आप देख लेना, मैंने शायद पहले गलत बोल दिया था कि 11,000 गीगावाट बाय 2030 हम प्रोड्यूस करेंगे। एक तो इन्होंने ये बोला है, दूसरा इन्होंने बोला है कि 2050 तक हम ट्रिपल कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी को। ठीक है, कंट्रीज हैव टू डबल, अब इसके लिए कंट्रीज को डबल करना पड़ेगा उनका ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट फ्रॉम अराउंड 2% से 4% को करना पड़ेगा। एनर्जी एफिशिएंटली एनर्जी को यूज करना होगा एवरी ईयर अंटिल 2030 तक करना होगा। राइट, अब प्लेस तो ले ली, प्रतिज्ञा ले ली, प्रतिज्ञा तो सर मैं रोज लेता हूं। ठीक है, तो ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं हो गया, लीगली बाइंडिंग नहीं है प्रतिज्ञा, मतलब बस मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। तो इट इज नाइदर लीगली बाइंडिंग नॉर ए पार्ट ऑफ ऑफिशियल कॉप 28 कैलेंडर। कॉप 28 कैलेंडर के अंदर ऑफिशियल इसके अंदर नहीं है। इट हैज पोटेंशियल, अगर ऐसा हो जाता है 118 कंट्रीज ने अगर ये प्लेज ले ली और प्लेज को फॉलो कर लिया, तो इट हैज पोटेंशियल टू अवॉइड ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय अबाउट 7 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। इतना कम हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस इमिशन। अब प्लेज किसने लिए, भारत ने प्लेज लिए, भारत ने कहा कि रहने दो भैया, हम ये फालतू की प्रतिज्ञा नहीं ले रहे। ठीक है, फालतू की इसलिए क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम हमारे कोल फायर प्लांट्स जो है ना उसके ऊपर हम अभी पूरा का पूरा हम क्या है, पूरा का पूरा हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एकदम से थोड़ा ना कोल फायर प्लांट्स को हम क्या कर देंगे बंद करके एकदम से रिन्यूएबल के ऊपर, नहीं, धीरे धीरे होगा शिफ्ट। तो उन्होंने बोला हम इतनी जल्दी प्रतिज्ञा नहीं लेंगे। किस किसने लिए, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, USA, UAE and supported by the Brazil, Nigeria, Australia, जापान, कनाडा, चिली, बारबोडोस, इन्होंने ली है। ठीक है, इंडिया एंड चाइना ने बोला कि नहीं साहब अभी नहीं कर पाएंगे, हम बाद में कभी लेना होगा तो हम ले लेंगे। ठीक है, तो जो चीज नहीं कर पाए उसको पहले ही मना कर दो। ठीक है, ऐसे नहीं कि प्रतिज्ञा भी ले लियो और कर भी नहीं रहे। नेक्स्ट इज अमृत टेक्नोलॉजी। अमृत टेक्नोलॉजी से अब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा अगर ये पूछा जाए अमृत टेक्नोलॉजी रिसेंटली इन द न्यूज, बताओ क्या है, तो फिर अब यहां पर तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तुम सोच भी नहीं सकते अमृत टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। अमृत का मतलब यहाँ पे आर्सेनिक एंड मेटल रिकवरी बाय इंडियन टेक्नोलॉजी। अब इसको मैं कैसे याद कराऊंगा तुमको, अमृत, अमृत पीना होता है ना, जैसे मान लो तुम्हारे पेट के आर्सेनिक, एक्चुअली क्या होता है, आर्सेनिक है ना एक पॉल्यूटेंट है, वाटर पॉल्यूटेंट है ना। आई थिंक इससे ब्लैक फूड डिजीज भी इससे होती है आर्सेनिक से, है ना। आर्सेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर बहुत ही खतरनाक है। इसको इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर चला गया तो ये कैंसर भी कर देता है, स्किन डिजीजेस, कैंसर और बहुत सारी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस बताएंगे इसके अंदर। ठीक है, सब चीजें कर देता है आर्सेनिक। राइट, तो आर्सेनिक जो है ना वो अगर आप पी लिए ना तो आपको दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए आपको फिर वापस अमृत पीना पड़ेगा, तब जाके अब आप आर्सेनिक से बच पाएंगे। तो देखो अमृत का मतलब है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय द इंडियन टेक्नोलॉजी, ये है। राइट, कि पानी में से ये हमको निकालना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज शेयर्ड लाइट ऑन ए प्रोग्रेस ऑफ द जल जीवन मिशन एंड आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय द इंडियन टेक्नोलॉजी, इसलिए ये न्यूज के अंदर अब है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कहा है कि देखो हम अमृत टेक्नोलॉजी से क्या कर रहे हैं, जल को प्योर कर रहे हैं। राइट, आर्सेनिक हटा रहे हैं और मेटल हटा रहे हैं उसके अंदर। तो देखो द टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय द, अब आईटी है ना, अमृत आईटी, आईआईटी मद्रास है ना, ऐसे आपको याद करना होगा, नाम से याद कर लो सारा। न्योरा याद होगा, न्योरा, न्योरा वेस्ट बंगाल। ठीक है, दूसरा दूसरा टूसरा, समझ में आ रहा है। और फिर क्या है, हर जगह पंगे लेना, पंगलक, लाख लाख पंगे लेना। ठीक है, तो वैसे याद हो जाएगा। वैसे ही इसको भी याद करने की कोशिश, डिजाइन फॉर द रिमूवल ऑफ आर्सेनिक एंड द मेटल आयंस फ्रॉम द वाटर, वाटर के अंदर से ये आर्सेनिक और मेटल आयंस हटाना है, एड्रेसिंग वाटर क्वालिटी इश्यूज। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आ गया तो कर ही दोगे। आईआईटी कर रहा है, आईआईटी मद्रास कर रहा है, ये भी याद रखो। द टेक्नोलॉजी यूटिलाइजेस नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ये यूज करा जा रहा है विच सेलेक्टिवली रिमूव आर्सेनिक, जो आर्सेनिक ही रिमूव करेगा व्हेन द वाटर पासेस थ्रू इट, उसके अंदर से वाटर पास होगा तो आर्सेनिक उसके अंदर से रिमूव कर देगा। अच्छा,
तो सर ये तो पानी को है ना पूरा एक पूरी टंकी के अंदर वाला पानी नहीं, टंकी के अंदर वाला पानी जो होगा उसको करेगा, जो टंकी के अंदर से सब घरों में आता है नहीं, घरों के अंदर कहीं से पानी आ रहा है उसको भी कर सकता है। तो डोमेस्टिक और कम्युनिटी लेवल वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम है ये, ठीक है। टेक्नोलॉजी अलाइंस विद द ब्रॉडर गोल्स ऑफ द जल जीवन मिशन व्हिच एम्स टू प्रोवाइड द सेफ एंड द पोर्टेबल टैप वाटर टू द रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया, रिकमेंडेड बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, आर्सेनिक, आर्सेनिक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अमृत टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ लिए, अब आर्सेनिक के बारे में पढ़ते हैं। आर्सेनिक एक नेचुरल कंपोनेंट है अर्थ क्रस्ट का, मिलता है ना, विच इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द एनवायरमेंट इन द एयर वाटर एंड द लैंड, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है तो ज्यादा खतरनाक नहीं है, पर अगर इनऑर्गेनिक फॉर्म में है तो फैटल है, इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर है तो हाईली टॉक्सिक ये हो जाता है, ठीक है। अब ये जो आर्सेनिक है इसके अंदर क्या क्या है, अब आर्सेनिक के अंदर देखो दो चीजें, एक तो है लॉन्ग एक्सपोजर, अगर लंबे समय तक इसके अंदर एक्सपोजर हो जाए, एक्सपोजर, और एक है एक्यूट एक्सपोजर, एक्यूट मतलब थोड़ा सा ही हुआ, ठीक है, मतलब एक्यूट बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे उसको, एक्यूट इफेक्ट, एक्यूट इफेक्टिव बोलेंगे, जो इमीडिएट सिम्टम, जैसे मैंने आर्सेनिक पी लिया तो इमीडिएट सिम्टम क्या होगा, लंबे समय बाद तो मेरी बेड बजेगी पर इमीडिएट सिम्टम्स ये होगा, वोमिटिंग हो जाएगी, पेट में दर्द हो रहा है मम्मी बहुत तेज, क्या हुआ, गंदा पानी पी लिया, ठीक है, डायरिया हो जाएगा, ये है एक्यूट इफेक्ट, है ना। दीज आर फॉलोड बाय द नंबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, मसल्स क्रैम्पिंग एंड डेथ इन द एक्सट्रीम केसेस, ज्यादा ही पी लिया आर्सेनिक पी लिया पूरा पानी के साथ साथ, ठीक है, तो ये दिक्कत इसके अंदर हो सकती है। लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, इनटेक ऑफ आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर लीड्स टू आर्सेनिक पॉइजन और आर्सेनियोसिस, आर्सेनिकोसिस विद स्किन कैंसर, ब्लैडर, किडनी, लंग और डिजीज ऑफ द स्किन, ये सब चीजें हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी हो सकता है। इवन अगर मान लीजिए बच्चा जो है यूट्रस फॉर्म के अंदर जो बच्चा है, यूट्रो के अंदर जो बच्चा है, या फिर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एक्सपोजर हो गया, तो उसका दिमाग, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगा उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा ज्यादा, फिर वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, समझने की जो डेवलपमेंट होगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि कितना होना चाहिए पानी के अंदर, तो पानी के अंदर 0.01 मिलीग्राम या फिर 10 माइक्रोग्राम पर लीटर, यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बोला है कि भाई इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा जो है वो परमिसिबल लिमिट के बाहर हो जाएगा। अगर मान लो 20 माइक्रोग्राम है तो मतलब खतरनाक है, 10 माइक्रोग्राम तक चलता है, हर 1 लीटर में 10 माइक्रोग्राम। भारत के अंदर ये 10 की जगह 50 है, देखो 50 माइक्रोग्राम पर लीटर भी भारत के अंदर ठीक है ना, कि भारत के अंदर परमिसिबल लिमिट के अंदर आ रहा है, राइट। तो आप देखो भारत WHO का स्टैंडर्ड देखो, भारत का 5 गुना ज्यादा है, ठीक है, 5 गुना ज्यादा, मतलब खुश होने की बात नहीं है, इसका मतलब ये है कि भारत ने अलाउ कर रखा है कि अगर इतना आर्सेनिक है तो भी चलेगा, ठीक है। तो हेल्थ पे तो इफेक्ट करेगा ही, पर क्यों है, दैट इज रेड होल माइनिंग मेथड। रेड होल माइनिंग मेथड क्या है यहाँ पर अपन समझते हैं, बट बिफोर दैट ये न्यूज में क्यों है, आपने सुना होगा उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे माइनर्स जो थे वो माइन के अंदर फंस गए थे, उन माइनर्स को रेस्क्यू करने के लिए रेड होल माइनिंग मेथड यहाँ पर यूज करा गया था, इसलिए ये न्यूज के अंदर है। बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल मेथड है ये, ठीक है, और इसके ऊपर एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसने बैन भी लगा रखा है। क्यों बैन लगा रखा है और क्या कंट्रोवर्शियल है इसके अंदर, ये अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। तो देखो रेड होल माइनिंग, तो सबसे पहले ये फोटो देखो, अगर ये मान लो होल्स जो होते ना ये छोटे होते तो क्या होता कि जैसे छोटे छोटे होल होते तो ऐसा लगता ना चूहे ने होल कर रखे हैं, है ना, ये एक्चुअली बड़े बड़े हमने करे हैं जानबूझकर माइनिंग करने के लिए, ठीक है, बट अगर छोटे होते तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रेड होल माइनिंग। चूहे भी तो ऐसे ही कर देते हैं छेद, है ना, तो पहाड़ों के अंदर कभी जाओगे तो ऐसे छोटे छोटे छेद आपको दिखेंगे, ठीक है, इतने बड़े नहीं, छोटे छेद, तो वो चूहे करते हैं, राइट। पर ये हमने करे हैं रेड होल माइनिंग के अंदर। क्या करता है चूहा, क्या करता है चूहा, एक जगह घुसता है और घुसता जाता है, 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 अंदर तक कर देता है, बिल्कुल सुरंग भी बना देता है। वैसे रेड होल माइनिंग के अंदर क्या होता है कि एक आदमी जितना उसके अंदर घुस जाए उतना एक छेद करा जाता है, और वो वहां तक जाता रहता है, वो छेद करता जाएगा, आगे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जहां तक जाएगा, कहां तक जाता रहेगा, जब तक उसको कोल नहीं मिल जाएगा, जब तक उसको क्या मिल जाएगा, जब तक उसको कोल नहीं मिल जाएगा, राइट। ऐसी माइनिंग को हम बोलते हैं रेड होल माइनिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, इस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम द नैरो और हॉरिजॉन्टल सीम्स, टर्म रेड होल रेफर्स टू द नैरो पिट्स dug into the ground, typically just large enough for one person to descend and extract coal. Once the pit are dug, जब एक बार गड्ढा खोद दिया जाता है तो माइनर डिसेंड यूजिंग रोप्स और बैम्बू लैडर्स टू रीच द कोल सीम्स, ठीक है, जैसे इस तरह से बैम्बो लैडर से नीचे जाया जा रहा है, ये इसके अंदर घुसता जाएगा जब तक कि कोल नहीं मिलता, और फिर कोयला मिल जाता है एक बार तो उसको, जैसे पुराने मेथड होते हैं ना, वो जो होता है हथौड़ी, जो होता है हथौड़ी छेने, है ना, उससे तोड़ तोड़ के यहाँ पे कोयला बाल्टी में भरकर, ठीक है, ऊपर भेजता रहता है, राइट।
तो यहाँ पर देखो इसके अंदर द कोल इज देन मैनुअली एक्सट्रैक्टेड यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स सच एज ए पिक, एक्सेस, शोवल्स एंड बास्केट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। रैट होल माइनिंग सबको क्लियर है। अब रैट होल माइनिंग ये आपको जो दिख रही है ना, ये दो तरह की रैट होल माइनिंग होती है। ठीक है, एक तो होती है साइड कटिंग, ये साइड कटिंग वाली है ना, जिसके अंदर पहाड़ के अंदर ऐसे जा रहे हैं, ये पहाड़ है सामने आपके, उसके अंदर ऐसे घुस रहे हैं। ठीक है, दैट इज नोन एज रैट होल माइनिंग, जो कि साइड कटिंग वाली है, साइड कटिंग। एक होती है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल ये वाली जो है ना, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये वाली जो है वो हॉरिजेंटल है। ठीक है, ओ सॉरी बॉक्स कटिंग है, वर्टिकल बॉक्स कटिंग। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ बॉक्स कटिंग, जिसके अंदर अपन ऐसे घुस रहे हैं। अभी अपन सामने से घुस रहे हैं, दैट इज नोन एज साइड कटिंग। ठीक है, और जब अपन अंदर से घुस रहे हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज बॉक्स कटिंग। ये समझ में आ रहा है सबको? तो देखो types of rat hole mining, side cutting, in this type rat hole mining narrow tunnels are dug on the hill slope। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, है ना, ये वाला इमेज। ठीक है, ओके, वर्कर्स यूज दिस टनल्स टू गो इनसाइड अंटिल दे फाउंड द कोल सीम। जबकि बॉक्स कटिंग के अंदर इन दिस टाइप रैट होल माइनिंग फर्स्ट रेक्टेंगुलर ओपनिंग इज मेड। ठीक है, और फिर उसको नीचे 10 to 100 स्क्वायर मीटर दैट इज ओपनिंग, और फिर उसके अंदर से वर्टिकल पिट जो होता है उसको खोदा जाता है। जैसे ऐसे यहाँ पर एक ओपनिंग करा जाएगा और फिर अंदर 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 ऐसे करता रहेगा, और यहाँ पर लैडर ऐसे लगाकर आप जाओ नीचे और कोयला मिलेगा, कोयला मिलकर बाल्टी में डालो उसको और ऊपर वाला खींचेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज वन वर्टिकल। ठीक है, और ये क्या होता है, ये दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब ये है ना जो है, ये जो रैट होल माइनिंग है ना, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज इसके अंदर एक तो मान लो कोई आदमी गया इसके अंदर। ठीक है, आदमी गया इसके अंदर, है ना, अब यहाँ पर इतने बारिश हो गई, बारिश हो गई तो क्या होगा, बारिश होगी तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा पानी, आदमी की जान को खतरा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है ये तो। ठीक है, आदमी वापस लौट कर आया नहीं है, है ना। तो ये एक तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, ये इसलिए खतरनाक है बिकॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन वाटर फ्लडेड इनटू द माइनिंग एरियाज रिजल्टिंग इन डेथ ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉइज एंड द वर्कर्स आल्सो। ठीक है, इसके अलावा एयर पॉल्यूशन करता है। रैट होल माइंस यूजुअली लैक्स प्रॉपर वेंटिलेशन, आल्सो बाय मेकिंग कोल अवेलेबल प्रमोट्स कोल बर्निंग, है ना। अब ये तो हर कोई कर सकता है ना, एक आदमी तो चाहिए इसके अंदर, कोई भी लगा दे एक आदमी, और एक आदमी करके फिर जितना ज्यादा कोयला निकलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, एयर पॉल्यूशन होगा। लैंड डिग्रेडेशन होता है, माइनिंग रिजल्ट इन इरोजन ऑफ टॉप सेल को इरोड कर दिया, जैसे वर्टिकल वाले होता है उसके अंदर टॉप सेल को हटा दिया। ठीक है, जिससे कि बैरन हो जाती है लैंड, हर जगह ऐसे कर दोगे तो फिर लैंड का तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, एज द ट्रीज आर ऑफन कट डाउन टू मेक द रैट होल्स। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। वाटर पॉल्यूशन होता है इसके अंदर। ठीक है, रैट होल माइंस ऐसे छोड़ देते हैं खुली, तो उसके अंदर से जो हार्मफुल केमिकल्स और पोल्यूटेंट होता है वो बाहर आता है। एसिडिफिकेशन इसके अंदर होता है। तो इसके कारण क्या है, इस कंसर्न्स के कारण रैट होल माइनिंग बड़ी ही कंट्रोवर्शियल थी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का दिमाग खराब हो गया एक बार, तो 2014 के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मेघालय के अंदर रैट होल माइनिंग को क्या कर दिया, रैट होल माइनिंग को खत्म कर दिया। ठीक है, बैन कर दिया। अब देखो मेघालय के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है, और इतना ज्यादा होता है कि बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर लाइवलीहुड उनकी इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब ये डिसीजन लिया गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से, तो जो मेघालय की गवर्नमेंट थी उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसमें क्या है, पिटिशन फाइल कर दिया, और अभी भी हो रहा है वहां पर रैट होल माइनिंग, है ना। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल banned this practice in Meghalaya in 2014. Okay, however, the state government then appealed the order into the Supreme Court and practices remain prevalent in the state. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है ना। नेक्स्ट, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अंदर जो भी क्रिमिनल जो भी डेटा है वो ये डेटा यहां पर रिलीज करा गया है, किसके द्वारा, एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के द्वारा करा गया है, और उसको बोला जा रहा है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022। ठीक है, तो देखो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी रिलीज्ड इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑन द क्राइम इन इंडिया, दैट इज नोन एज व्हाट, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022। अब इसके अंदर सारा जो क्रिमिनल चीज होता है ना, सारी क्राइम्स, अलग अलग तरह के क्राइम्स होते हैं। देखो अगर हम देखेंगे वीमेन के ऊपर क्राइम होता है, ठीक है, कि वीमेन का एक्सप्लॉयटेशन करा जा रहा है, वीमेन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस और ये सब चीजें होता है। एक ही होता है कि भाई SC ST OBC इसके ऊपर करा जा रहा है, प्लस ये कि सुसाइड कितनी हुई है, साइबर क्राइम कितना हुआ है, ये सब के बारे में डेटा जो है ना, ये क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अंदर एनसीआर भी देता है, बट ये डेटा भी इश्यूज के अंदर रहता है। ठीक है, कैसे रहता है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी मेथोडोलॉजी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको समझ में आएगा, राइट। तो देखो
रिपोर्ट का मतलब क्या है? एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है क्राइम्स इन इंडिया 2022, ये रिपोर्ट के अंदर ये है कि 2022 के अंदर कितने क्राइम्स हुए भाई भारत के अंदर, उसका एक कंपाइलेशन ऑफ डेटा ऑन रिपोर्टेड क्राइम फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड प्रोवाइड्स अ बिग पिक्चर ऑफ द ब्रॉड ट्रेंड्स इन द क्राइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिक ऑन ऑफेंस रेंजिंग फ्रॉम द क्राइम अगेंस्ट द वीमेन टू इकोनॉमिक एंड द फाइनेंशियल क्राइम, है ना। क्राइम अगेंस्ट द वीमेन से लेकर इकोनॉमिक क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, सब तरह के क्राइम्स का इसका एक तरह से डेटा दिया जाता है कि भारत भाई साहब 2000। अब इसमें कैसे याद करना होता है आपको डेटा? एग्जैक्टली आपको याद नहीं करना होता है प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर कितने वीमेंस के ऊपर अत्याचार हुए, कितनी एफआईआर हुई, ये सब डेटा नहीं होता, आपको 2021 से कंपेयर करना है। ऐसे इंक्रीज डिक्रीज पूछ सकता है कि 2021 के रेस्पेक्ट में कितना क्राइम हुआ, कितना क्राइम अगेंस्ट वीमेन हुआ, कितना क्राइम अगेंस्ट एससी एसटी ओबीसी हुआ, वो डेटा कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, बस ये चीज याद रखनी है प्रीलिम्स के अंदर। प्रीलिम्स के अंदर नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि बताओ कितना क्राइम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसके अंदर, जो इसकी की फाइंडिंग्स है वो अपन देख लेते हैं। In 2022, a total 58,24,946 cognizable crime comprising इतना crime 35 lakh something IPC crimes and 22,000 special crime, ये सब याद नहीं करना। आपको जो लाइन याद करनी है वो ये करनी है फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ 4.5% इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस। तो आपसे पूछा जा सकता है अकॉर्डिंग टू द क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, बताओ देयर इज इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस? नो सर, इंक्रीज नहीं है, डिक्रीज है साहब, डिक्लाइन ऑफ 4.5%। विद रेस्पेक्ट टू क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2022, क्राइम रेट इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड? क्राइम रेट इज डिक्लाइंड, ऐसे पूछा जाता है ना। तो सब कुछ ऐसे ये याद करने लगा पागल हो जाओगे बिल्कुल। ठीक है, इतना केसेस अगेंस्ट वीमेन, वीमेन के अंदर केसेस कितना है 2022 के अंदर, ये मत याद करो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है। तो भाई इंक्रीज हुआ है यहां पर देखो। अब यहां पर देखो कॉग्निजेबल क्राइम क्या हुआ, डिक्रीज हुए। ठीक है, क्राइम जो रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस डिक्रीज हुए, क्राइम रेट जो है वो डिक्रीज हुए, पर वीमेन पे क्राइम जो है वो इंक्रीज हुए। समझ रहा है? दिस इज की फाइंडिंग। फिर रिपोर्टिंग ऑफ साइबर क्राइम, साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग इंक्रीज हुई है? यस, इंक्रीज हुई है। एंड इंक्रीज इन सुसाइड्स के अंदर इंक्रीज हुआ है, ऐसे तुमसे पूछ सकते हैं। हाँ, तो प्रीलिम्स में ऐसे बिल्कुल डेटा, ऐसे फैक्चुअल डेटा याद नहीं करना होता है। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज ये जैसे आप याद रखो। अब ठीक है साहब, एनसीआरबी, एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है एनसीआरबी रिलीज करता है रिपोर्ट, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन आ सकता है ये रिपोर्ट का मतलब क्या है, क्राइम्स इन इंडिया रिपोर्ट मतलब कंपाइलेशन ऑफ क्रिमिनल डेटा। ठीक है, ये आप लिखेंगे कि वीमेन एससी एसटी और इनके ऊपर क्या क्रिमिनल डेटा है, राइट, ये आप देखेंगे। तीसरी चीज तो पूछा जा सकता है इसके अंदर इश्यूज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि इसके अंदर है ना डेटा का इशू भी है कि कई लोग बोलते हैं कि अरे भाई एनसीआरबी ने जो डेटा निकाला है ना ये थोड़ा सा इस पे कंट्रोवर्सी है क्या, कि ये जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं ना प्रिंसिपल ऑफेंस रूल इसके अंदर कर रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल ऑफेंस रूल का मतलब क्या होता है, जैसे एक है रामलाल, मिस्टर रामलाल इज ए क्रिमिनल। ठीक है, इसने भाई ने रेप भी करा है, इसने मर्डर भी करा है, इसने चोरी भी करी है, स्टीलिंग भी करी है। तो अब मान लो कि एनसीआरबी डेटा बना रही है, तो एनसीआरबी डेटा बना रही है रेप का, मर्डर का, स्टीलिंग का, है ना। तो इसके ऊपर है ना, इसने करे तो 3 क्राइम है, 1 2 3 होना चाहिए कि इसमें भी रेप में भी आया इसका नाम, मर्डर में भी आया और स्टील, पर इसका सिर्फ और सिर्फ रेप के अंदर आएगा, सॉरी मर्डर के अंदर आएगा। तो मोस्ट सीवियर क्राइम जो होता है ना वो कंसिडर किया जाता है, मतलब यहां पर माना जाएगा कि एक मर्डर हुआ है, इनको अवॉइड कर दिया जाएगा, स्टीलिंग और रेप। समझ में आ रहा है? तो जो मोस्ट सीवियर क्राइम होता है ना वो इसके अंदर कंसिडर करा जाता है। जैसे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा, दिस मींस दैट अमंग द मेनी ऑफेंसेस रजिस्टर्ड इन सिंगल एफआईआर द क्राइम दैट अट्रैक्ट्स द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट इज कंसिडर्ड एज काउंटिंग यूनिट। ठीक है, एफआईआर में है कि भाई इसने मर्डर भी करा और रेप भी करा और चुरा भी लिया, स्टीलिंग भी करी, तो उसको सिर्फ और सिर्फ मर्डर वाला क्रिमिनल एक्ट्स माना जाएगा। दस मर्डर विद रेप वुड बी काउंटेड एज मर्डर नॉट द रेप। और इसके अंदर फिर रेप जो होगा वो अनकाउंटिंग अंडर काउंटिंग चला जाएगा। ठीक है, रेप हुआ है पर फिर भी उसको काउंट नहीं करा जा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भाई और फालतू की चीजें ये हैं कि एनसीआरबी इज ओनली कंपाइलेशन ऑफ डेटा सबमिटेड एट द लोकल लेवल, है ना। एक्यूरेसी रिपोर्ट के इम्पैक्ट करती है, इसके अंदर गैप्स है, इनएफिशिएंसी है, वो सब चीजें। सोशो इकोनॉमिक कॉजेटिव फैक्टर्स और रीजंस ऑफ द क्राइम्स आर नॉट बीन कैप्चर्ड, कि भाई इसने मर्डर करा तो क्यों करा, इसने चोरी करी तो क्यों करी, इसकी मां बीमार थी इसलिए चोरी करी क्या। तो सोशो इकोनॉमिक
जो फैक्टर है उसको नहीं देखा जाता है, वो सब तो चाहिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफेंस रूल, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रिंसिपल ऑफेंस रूल, ये प्रीलिम्स के अंदर बोल पूछा जा सकता है। देखो भैया हम तो वो पढ़ाएंगे जो पिन पॉइंट हो प्रीलिम्स के अंदर कि भैया ये पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है। अच्छा एक और अनाउंसमेंट कि दिसंबर मंथ की बुकलेट का पार्ट 1 हो गया था, अब पार्ट 2 जो होगा वो जनवरी की बुकलेट के साथ आएगा, ठीक है। जनवरी की बुकलेट कब आएगी, 2 फेब को जनवरी की बुकलेट हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। 2 फेब को जनवरी की बुकलेट हम रिलीज कर देंगे, ठीक है। तो उसके साथ साथ दिसंबर का पार्ट 2 भी आ जाएगा। पहली बुकलेट पढ़ी होगी दिसंबर पार्ट 1, मजा आया होगा आपको, ऑब्वियसली उसके अंदर ट्रिक्स फ्रिक्स दे रखी हैं तो सब कुछ वैसे ही याद हो जाता है। बहुत मेहनत लग रही है इसके अंदर बाय द वे, ठीक है, और कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये बुकलेट के करंट अफेयर्स और ये वाले करंट अफेयर सीरीज चल रही है, ठीक है। बाकी जिसको भी और सब्जेक्ट्स ले रहे हैं तो प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, ज्यादा मेहनत मत करो, इतने गधों की तरह मेहनत करने लग जाते हैं अपन बिना किसी स्ट्रैटेजी के। तो आप जो अपने मॉड्यूलर कोर्सेज है वो खरीद के आप उसके थ्रू अपनी सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही सस्ते कोर्सेज हैं, ठीक है। और उसके अंदर हर सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी सब्जेक्ट का अगर मान लो आपको पॉलिटी में दिक्कत है, पॉलिटी ले लो, हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में, बस एक एक सब्जेक्ट का लेकर एक बार कोई एक सब्जेक्ट का लेकर देखो, आपको पता चलेगा कितनी अच्छी क्वालिटी उसके अंदर है, ठीक है। कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव, कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। कोलंबो से समझ में आया श्रीलंका, ठीक है, पर श्रीलंका नहीं है इसमें। इंडिया अटेंडेड 6th नेशनल एडवाइजरी सिक्योरिटी एडवाइजरी लेवल मीटिंग ऑफ कॉन्क्लेव सिक्योरिटी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन मॉरिशस, ठीक है। तो भारत भी है इसके अंदर, 4 कंट्रीज है इसके अंदर, 4, ठीक है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो था ना वो 2011 के अंदर स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहां पर ऐसे बोला गया कि 2011 के अंदर 3 कंट्री आई, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका। ये तीनों कंट्री ने सोचा कि भाई देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी अगर हम तीनों को ग्रुप बनाकर सिक्योरिटी पर्पस से अपना ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप देखेंगे कि भारत का अगर आप स्थिति देखें, यहाँ पर भारत, यहाँ पे श्रीलंका और फिर यहाँ पे मालदीव्स, ठीक है। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव, और ये जो टापू होते हैं ना ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये है तो छोटी छोटी सी कंट्री, पर इतने सारे टापू होते हैं ना, तो एक भी टापू अगर ये मान लो चाइना को दे दे, श्रीलंका चाइना को दे दे कुछ, ठीक है, हम्बन टोटा जैसे दे रखा है, ठीक है। मालदीव अभी पूरी चाइना के पैरों के नीचे झुक चुका है पूरा। तो ये जो कंट्री, ये जो है टापू वाली कंट्री जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन एक तरह से बड़ा ही भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन, चाइना की हमेशा नजर रहती है इसके ऊपर, ठीक है। तो खैर, तो भारत ने 2011 के अंदर क्या करा, ट्रायलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करा इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ, ठीक है। तो ये श्रीलंका और मालदीव्स के साथ। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बाद में इसमें मॉरिशस भी आ गया। मॉरिशस आ गया तो बांग्लादेश ने बोला मैं भी आऊंगा, तो बांग्लादेश से बोला रुक जा भाई तू मत आ भाई, तो क्या है, दूर बैठकर देखते। एकदम सेशल्स आया, सेशल्स आया कि हम भी आएंगे। हमने कहा तुम दोनों है ना एक बार दूर बैठकर देखते रहो, ठीक है। ऑब्जर्वर कंट्रीज इसके अंदर है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव क्या है, तो आप बोलेंगे 2011 के अंदर इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका के बीच में एक मैरीटाइम सिक्योरिटी का एग्रीमेंट साइन हुआ, दैट इज नोन एज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। इसके बाद क्या हुआ कि मॉरिशस ने बोला मैं भी आ जाऊं, ठीक है। तो मॉरिशस को भी बोला कि ठीक है भाई तू भी आ जा, तो मॉरिशस भी आ गया। फिर बांग्लादेश ने बोला मैं भी आ जाऊं, सेशल ने बोला मैं भी आ जाऊं। हमने कहा भाई तुम रुक जाओ भी, तुम दूर से बैठकर ऑब्जर्व करो। तो ऑब्जर्वर स्टेटस, तो परमानेंट मेंबर्स तो ये हैं, और ऑब्जर्वर स्टेटस स्टेट्स जो हैं वो ये है, बांग्लादेश और सेशल्स, ठीक है। Conclave underlies regional cooperation and shared security objective concerning all littoral nations in the Indian Ocean region। जो भी इंडियन ओशन रीजन्स के आसपास के जो बॉर्डर वाले नेशन, बॉर्डर वाले रीजन है उन सबकी सिक्योरिटी करने का इसके अंदर मकसद था। इट एम्स टू मेक मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैराइन पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एंड मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू प्रायोरिटी फॉर दिस रीजन, ठीक है। अच्छा, कोलंबो क्यों बोल रहे हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, क्योंकि इसका परमानेंट सचिवालय जो है ना वो कोलंबो के अंदर है, जो कि सारी एक्टिविटीज और इंप्लीमेंट करते हैं, जहां से डिसीजन मेकिंग यहाँ पर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आर्टिकल 99 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्ट। यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है उसका आर्टिकल 99 अभी न्यूज के अंदर है, क्योंकि बहुत सालों बाद है ना, हाँ, क्या करा है कि इजराइल ने जो अटैक करा है गाजा के ऊपर, इजराइल अटैक गाजा, ठीक है। तो इसके अंदर यूनाइटेड नेशन चार्टर आर्टिकल 99 जो है वो इन्वॉक हो गया, आर्टिकल 99। अब आर्टिकल 99 क्या है, ये देखो, ये जो है ना
यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है ना, सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल जो है उनके पास एक पावर है आर्टिकल 99 की, कि भाई वो आर्टिकल 99 इन्वोक कर सकते हैं। तो इस भाई के पास पावर है आर्टिकल 99 की, पहले ही समझ लो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है उनके पास पावर होती है आर्टिकल 99, उनकी मर्जी है वो इन्वोक करे कि नहीं करे, डिस्क्रिशनरी पावर है। भाई ऐसा क्या है इसके अंदर, अभी अपन समझते हैं। तो देखो, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, इन्वोक्ड आर्टिकल 99 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर। यूएन चार्टर का इसने भाई ने क्या करा, इसने कहा कि मैं तो कर रहा हूं इन्वोक, मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंने लगा दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि आर्टिकल 99 यूनाइटेड नेशन चार्टर का कैसे इन्वोक किया जाता है। एक भाई सिंगल हैंडेडली सेक्रेटरी जनरल जो है वो कर देंगे। अब आर्टिकल 99 क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखो, सेक्रेटरी जनरल में ब्रिंग अटेंशन टू द सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के को अटेंशन में लाने के लिए, कोई मान लो कोई इवेंट हो रहा है, जैसे इजराइल और हमास का वार हो रहा है, ठीक है, आप देख रहे हैं गाजा और इजराइल के बीच में वार हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर अगर ये बहुत तगड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का, तो सेक्रेटरी जनरल के पास ये पावर है कि अगर वो आर्टिकल 99 इन्वोक कर देता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक तरह से वो क्या कह रहा है कि भाई इस मैटर को देख ले, नहीं तो पूरी विश्व की शांति भंग हो जाएगी, ठीक है। तो मे ब्रिंग टू अटेंशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एनी मैटर विच इन हिज ओपिनियन मे थ्रेटन द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को थ्रेटन कर रहा हो, ऐसा कोई भी मैटर होना, उसको क्या कर सकता है, उसको अटेंशन में ला सकता है सेक्रेटरी जनरल। तो आर्टिकल 99 इज ए प्रोविजंस विद इन द यूनाइटेड नेशन चार्टर सर्विंग एज यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 99 जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है, अलोंग द सेक्रेटरी जनरल टू हाईलाइट द क्रिटिकल इश्यूज एंड इट रिक्वायर्स सिक्योरिटी काउंसिल्स अटेंशन व्हेन इन्वोक्ड, ठीक है। तो देखो, यूनाइटेड नेशन के अंदर लिख रखा है ये कि प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जो है इज अंडर द ऑब्लिगेशन, जैसे अगर आर्टिकल 99 हो गया तो वो ऑब्लिगेशन के अंदर हो जाएगा, मतलब उसको करनी पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है उसको क्या करना पड़ेगा, एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी, ठीक है, मीटिंग ऑफ काउंसिल इज द सेक्रेटरी जनरल ब्रिंग द अटेंशन ऑफ द काउंसिल, ठीक है। तो ये इसकी पावर है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वहां पर, उसको क्या करती है, वो इसके अंदर क्या करेगी, वो इसके अंदर बात करने लग जाएगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो आर्टिकल 99 हो गया, रेड होल माइनिंग हो गया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट ये हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट जो है अपन वो करते हैं ग्लोबल कूलिंग वॉच, ठीक है, 2023, ठीक है। ये क्या है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023, एक रिपोर्ट है ना। और इसका अभी जो थीम है वो है कीपिंग इट चिल, चिल, डोंट डू जस्ट चिल वाला चिल, ठीक है। मतलब यहां पर चिल का मतलब क्या है, यहां पर चिल ये है कि जो टेम्परेचर है एमिशन के कारण, ठीक है, एमिशन के कारण जो टेम्परेचर है ना उसको कम करना, कीपिंग इट चिल का मतलब ये। तो देखो ये क्या है कि रिसेंटली द ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट टाइटल्ड कीपिंग इट चिल हाउ टू मीट द कूलिंग डिमांड्स व्हाइल कटिंग इमिशन, कटिंग इमिशन के साथ साथ कूलिंग डिमांड्स को कैसे मीट करा जाए, ये इसकी थीम पर ये एक रिपोर्ट यहाँ पर क्या है रिलीज हुई है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्या है, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट डिमॉन्स्ट्रेट द पोटेंशियल एंड द पाथवे, जिससे कि हम नेट नियर जीरो इमिशन कर सकते हैं फ्रॉम कूलिंग, ठीक है। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय यूनैप, यूनैप के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है, ठीक है ना, यूरोप के द्वारा। इट हैज बीन रिलीज इन सपोर्ट ऑफ द ग्लोबल कूलिंग प्लेज। अब ग्लोबल कूलिंग प्लेज क्या है सर, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर समझाया था, ठीक है। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि, है ना, या फिर लेती हूं कि, तो देखो देखो ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट कौन करता है, यूनैप का एक कॉलिशन बना रखा है, यूनैप ने कूल कॉलिशन वो करता है, यूरोप के द्वारा बनाया गया कूल कॉलिशन जो है वो करता है कौन, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि एनालिसिस ऑफ ग्लोबल कूलिंग सेक्टर फोकस इज नॉट ओनली स्पेस कूलिंग बट आल्सो ऑन द कोल्ड चेन फॉर द फूड एंड द हेल्थ। इसके अंदर कोल्ड चेन्स जो होता है ना, कोल्ड स्टोरेज जो होता है, ठीक है, उसके बारे में और स्पेस कूलिंग के बारे में, इन सब के बारे में यहाँ पर देखा जाता है, राइट। की हाइलाइट्स आप यहां पर पढ़ ले, ये की हाइलाइट्स है। इसके अंदर ये पूछा जा सकता है ग्लोबल कूलिंग रिपोर्ट 2023 के अंदर एक तरह से क्या बोला गया है। तो यहां पर देखो करंटली कूलिंग इक्विपमेंट करंटली अकाउंट्स फॉर
20% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, ठीक है, एंड इज एक्सपेक्टेड टू मोर देन डबल बाय द 2050 तक ये ज्यादा हो जाएगा, 40% हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का। कूलिंग इक्विपमेंट जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, ठीक है ना, ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ये इक्विपमेंट्स जो है ना, ये 20% तक इलेक्ट्रिसिटी खा जाते हैं। अब आने वाले समय में जैसे गर्मी बढ़ेगी तो एसी एक घर में एक है तो 4 लगेंगे, तो 40% तक हो जाएगा 2050 तक। तो ये खतरनाक बात है। अंडर ए बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो, इमिशन फ्रॉम द कूलिंग आर प्रेडिक्टेड टू अकाउंट फॉर मोर देन 10% ऑफ द ग्लोबल इमिशन इन द, है ना। तो ये एसी वेसी जो कूलिंग के कारण जो इमिशन होती है वो 10% तक है, राइट। द रिपोर्ट फोकसेस ऑन 3 की मेजर फॉर सस्टेनेबल कूलिंग, कूल करो पर सस्टेनेबल करो। तो मतलब आप ये समझ गए, ग्लोबल कूलिंग वॉच रिपोर्ट मतलब कि जो कूलिंग इक्विपमेंट्स हैं, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, और कोल्ड स्टोरेज हो गया, इन सब के कारण जो गैसेस रिलीज हो रही है, इन सब के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, उसको उसके बारे में बताना कि भाई देखो ये खतरनाक चीजें इसके अंदर है, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, पैसिव कूलिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये पैसिव कूलिंग करने की कोशिश करें, हाई एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड बनाए, ठीक है। जैसे कि आपने फ्रिज लगाया तो फ्रिज के अंदर होता है ना 5 स्टार वाला होता है, एक 3 स्टार वाला होता है। इसका मतलब पता क्या है कि आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी दी और उस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर से कितना आउटपुट निकाल कर दिया, मतलब कितना ठंडा करा, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी दे दिया आपने 100 और ये आउटपुट दे रहा है 40, तो 60 इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बर्बाद चली गई, तो एफिशिएंसी कम है। अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी 100 दी है और ये आउटपुट दे रहा है 80 का, है ना, तो इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी अच्छी है। तो एफिशिएंसी जो है हमको वो बढ़ाने होंगे। एचएफसीज जो है, जो एचएफसीज यूज होते हैं इन कूलिंग इक्विपमेंट्स के अंदर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, उनको फेज डाउन करना होगा हमें, ठीक है, ज्यादा जल्दी से जल्दी फेज डाउन करना होगा, क्योंकि इनसे क्या है, इससे क्लाइमेट चेंज और आप कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ती है, राइट। दिस मेजर्स कुड लीड अप टू 60% ऑफ द कट ऑफ predicted 2050 sectoral emissions, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस आर द की हाइलाइट्स। इंडियन पॉलिटी पे आप कोर्स ले सकते हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज अवेलेबल, मॉडर्न हिस्ट्री पे अवेलेबल है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ज्योग्राफी पे, एनवायरनमेंट पे, आर्ट एंड कल्चर पर, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अलावा सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिडिवल एंड एंशिएंट के अलावा, मिडिवल एंशिएंट भी हमने पढ़ा रखा है बट मैंने नहीं पढ़ा है वो, तो मेरे को मैंने उसके मॉड्यूलर कोर्सेज नहीं निकाले। अगर आप पूरा कोर्स लेंगे तो उसके अंदर वो अवेलेबल हो जाएगा आपको। पालना स्कीम क्या है ये हम इसके अंदर समझ आते हैं। पालना का मतलब क्या होता है, जैसे जो बच्चे को खिलाने के लिए होता है ना, वो पालना, वही है ये, ठीक है। अभी यूनियन विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री ने प्लान करा है 17,000 क्रैशेस खोलने के लिए, ठीक है, विद इन आंगनवाड़ी सेंटर्स। आंगनवाड़ी के अंदर 17,000 क्रैशेस खोलने हैं। अब क्रैश क्या होता है ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, समझिए कि देखो यहाँ पर देखो, ये मजदूर है, ठीक है। मजदूर का एक विडंबना ये होती है कि अगर उनके छोटे बच्चे होते हैं तो उनको छोटे बच्चों को भी साथ लेकर जाना होता है। कहाँ छोटे बच्चों को, ठीक है। तो ये देखिए ईंट उठा रही है बट इसके पीछे इसका बच्चा भी है, राइट। तो इससे बच्चे की सिक्योरिटी का भी खतरा रहता है, बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। अब माँ काम पर नहीं जाए तो दिक्कत, फिर इसको दूध कहाँ से ला कर देगी, ठीक है। तो माँ के सामने विडंबना ये है कि यहाँ पर उसको काम भी करना है और बच्चों को पालना भी है। बच्चे बड़े छोटे हैं तो उनको घर पे छोड़कर नहीं आ सकते। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक पालना स्कीम के अंदर क्रैशेस खोल रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर बच्चे को वहां पर सेहत का भी ध्यान रखा जाएगा, बच्चों को खिलाया भी जाएगा, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट जो होगा वो यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा। इसी स्कीम को हम पालना स्कीम बोल रहे हैं। पालना मतलब आप समझ ही गए होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है, उनकी जो मिनिस्टर है, ठीक है, वो कह रही है कि हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, पालना के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन महिलाओं को मौका देना है जो दिहाड़ी या खेत मजदूर है, ताकि वे अपनी जीवनी के साथ साथ अपने बच्चे की रक्षा और पालन पोषण भी कर सके। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। इसके अलावा आप देखें, पालना एम्स टू इंश्योर स्टैंडर्डाइज्ड ऑपरेशंस, एडुकेट न्यूट्रिशन मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर द आंगनवाड़ी कम क्रैश सेंटर्स, ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग द वेलबींग एंड द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड अटेंडिंग दिस फैसिलिटीज। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से यहाँ पर ये स्कीम्स लॉन्च करी गई। तो आपको ये समझ में होगी पालना स्कीम है क्या। अब इसके कुछ निटिग्रिटीज मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ। सबसे पहले ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देगी। अगर ये सेक्टर स्कीम होती तो पूरा का पूरा पैसा जो होती वो कौन देती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती। अब यहाँ पे देखिए, इज टू एड्रेस, अब आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इज टू एड्रेस द अर्जेंट नीड फॉर क्वालिटी डे केयर फैसिलिटीज क्रैशेस to the children of working women by providing safe and secure environment for nutritional, health
एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होगा बच्चों का, ठीक है, यहाँ पर हेल्थ का डेवलपमेंट नहीं होगा, यहाँ पर अगर आप देखें न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, पर क्रैश फैसिलिटीज के अंदर ये सब चीजें प्रोवाइड करी जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक तो विमेन एम्पावरमेंट होगा। विमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा कि जो विमेन नहीं जा पा रही थी, कहां पर काम पर नहीं जा रही, जो दिहाड़ी मजदूरी करने नहीं जा पा रही थी, राइट, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर नहीं जा पा रही थी विमेन, वो अब जाएंगी और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है, ठीक है, विमेन का वो बढ़ेगा। तो देखो, इट विल हेल्प विमेन टू टेक अप गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग्स्ट ऑल द सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स बोथ इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री होगी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये तो आप समझ में आ रहा है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की होगी, ये आपको इसके अंदर समझ में। अच्छा, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, टारगेट ग्रुप पूछा जाएगा कि बच्चा जो है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है वो 10 साल का है, तो 10 साल के बच्चे को छोड़ सकते हैं कि क्रैश के अंदर? नहीं, 10 साल का बच्चा तो अपना खुद का ध्यान रख लेगा। तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो होते हैं वो एज होनी चाहिए 6 मंथ से लेकर 6 ईयर के लिए, ठीक है, ऑफ वर्किंग वीमेन होने चाहिए। और वर्किंग वीमेन भी ऐसे नहीं कि एक महीने के अंदर 10 दिन काम कर रही है, तो 10 दिन काम कर रही है तो उस वीमेन के लिए नहीं है, कम से कम 15 दिन तो काम करे एक महीने के अंदर, या फिर साल के अंदर 6 महीने काम करे। तो देखो चिल्ड्रन के अगर टारगेट ग्रुप देखें तो चिल्ड्रन के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो 6 मंथ से लेकर 6 ईयर का बच्चा होगा, ठीक है। सेकंड, जो विमेन होगी वो कम से कम एक महीने में 15 दिन काम करे, या फिर एक साल के अंदर 6 महीने काम करे, 6 मंथ काम करे, ये इसके अंदर टारगेट ग्रुप है। तो ये लर्न कर ले, ये प्रीलिम्स के अंदर जनरली पूछा जाता है। अच्छा, ये पूछा जाए कि दिस इज फॉर द रूरल एरियाज और रूरल विमेन के लिए है, या फिर अर्बन विमेन के लिए, या फिर बोथ है, तो बोथ के लिए है, ठीक है। पर यहां पर प्राथमिकता किसको दी जा रही है, जैसे मिनिस्ट्री बोल रही है, मिनिस्टर बोल रही है हमारी, प्राथमिकता किसको दी जा रही है, जो कि दिहाड़ी मजदूर या फिर खेत मजदूर है, उनके बच्चों का पालन पोषण हो सके, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां पर सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज गरबा डांस। गरबा डांस सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं किया भी होगा, ठीक है। गरबा डांस यूनेस्को ने अभी इसको एक बहुत बड़ा दर्जा दे दिया है गरबा डांस को, गुजरात का गरबा डांस, जी फॉर गुजरात, जी फॉर गरबा, ठीक है। उन्होंने क्या करा है, अपने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट जो है उसके अंदर इसका नाम भी डाल दिया है, गरबा डांस का नाम भी डाल दिया। अब इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है ये हम पहले समझ लेते हैं, इसके बाद हम ये गरबा डांस के बारे में समझेंगे। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, देखो जैसे आप ताजमहल को देख रहे हैं, तो ताजमहल तो आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको आप छू भी सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ताजमहल को छू सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये तो टेंजिबल है, ये टेंजिबल है, ठीक है। बट दे आर सर्टेन इनटेंजिबल हेरिटेज ऑल्सो, ये टेंजिबल हेरिटेज हो गया, ठीक है। दे आर सर्टेन इनटेंजिबल हेरिटेज ऑल्सो, जैसे कि योगा, योगा को छू सकते हैं क्या, योगा को आप महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल। योगा एक तरह से क्या है, एक तरह से टेक्निक है, ठीक है, एक तरह से नॉलेज है, राइट। जिस तरह से आप कहें इस तरह से, जैसे गरबा है, गरबा डांस, गरबा डांस क्या है, गरबा डांस एक तरह से क्या है, एक्सप्रेशन है, एक तरह से नॉलेज है, एक तरह से स्किल है, राइट। इस तरह से आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी, जैसे हम कहें चैंटिंग जो है, चैंटिंग वो भी इंटेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है, इंटेंजिबल हेरिटेज है चैंटिंग करना, राइट, है ना। रामायण की चैंटिंग करना, या फिर जो है, ठीक है, योगा हो गया, गरबा हो गया, ये सब क्या है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। कल्चरल हेरिटेज तो है पर इंटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिसेस, इट इज व्हाट इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, प्रैक्टिसेस, एक्सप्रेशन, नॉलेज, स्किल, कम्युनिटीज, ग्रुप्स, समटाइम इंडिविजुअल्स रिकॉग्नाइज एज ए पार्ट ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज, ठीक है। तो ICH इंक्लूड्स ट्रेडिशंस और लिविंग एक्सप्रेशंस इनहेरिटेड फ्रॉम द एंसेस्टर्स करते थे, पूर्वज करते थे, उनसे हम लोगों ने सीखा और फिर चला आ रहा है। जैसे योगा मैंने आपको बताया, ठीक है, ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट्स, नॉलेज, प्रैक्टिसेस, स्किल्स, इन सबको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोला जाता है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, ठीक है, पर महसूस किया जा सकता है, जो कि एक तरह से आपके एक्सप्रेशंस में है, आपके नॉलेज में है, आपके स्किल के अंदर है, दैट इज नोन एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो यूनेस्को अगर हम देखेंगे तो यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज के लिए के अंदर टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को भी प्रोटेक्ट करने की काम करता है, और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है, राइट। तो गरबा डांस क्या आएगा, क्योंकि ये डांस है, ठीक है, एक एक्सप्रेशन है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, तो उसको अपनी लिस्ट के अंदर इन्होंने डाला है। आई होप दिस इज क्लियर।
तो गरबा क्या है? गरबा सबको पता है, गुजराती डांस होता है, ठीक है। हिंदू फेस्टिवल के टाइम पर, जो नवरात्रि के टाइम पे गरबा डांस चलता है, ठीक है। गरबा इज ए रिचुअलिस्टिक, एक रिचुअल है, डिवोशनल गुजराती डांस दैट इज परफॉर्म्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द हिंदू फेस्टिवल नवरात्रि, विच इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ द गॉडेस दुर्गा, फेमेन एनर्जी और शक्ति। तो ये रिप्रेजेंट करता है, ये देखो लड़कियों का डांस है वैसे तो, ठीक है, लड़के भी करते हैं गरबा, ठीक है, पर लड़कियों का डांस है, मतलब वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है, ठीक है। एक तरह से शक्ति है ना, दुर्गा देवी, राइट, उसके अंदर उसके ऊपर फोकस करके डांस होता है, ठीक है। तो टर्म गर्भ, गर्भ का मतलब क्या होता है? वॉर्म, ठीक है। और वॉर्म क्या होगा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे विमेन से रिलेट हो गया। एंड डीप मतलब लैंप, तो लैंप के चारों तरफ एक्चुअली क्या होता है, इसका सही तरीका ये होता है कि या तो पॉट लें, है ना, पॉट लें, या फिर मटका, मटका, पॉट का मतलब मटका, या फिर लैंप लें, ऑयल लैंप लें, और उसके चारों तरफ घूम घूम के डांस करा जाए, ठीक है। दैट इज नोन एज गरबा डांस। अब इसको और ज्यादा हम अच्छे से समझे तो हमको जाना पड़ेगा इसकी वेबसाइट के ऊपर, यूनेस्को की वेबसाइट के ऊपर। तो चलो यूनेस्को की वेबसाइट अपन देख लेते हैं एक बार। मैं आपके लिए यहाँ पर, मैंने यहाँ पर यूनेस्को की वेबसाइट खोल देता हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये यूनेस्को की वेबसाइट है, ये इंडिया का है, ठीक है, इंडिया का है ना। और इसके अंदर 2023 के अंदर रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंदर गरबा ऑफ गुजरात यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक वीडियो भी दे रखा है, वीडियो देख लेते हैं। तो जिनको को नहीं पता होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि साउथ के अंदर, जैसे साउथ के लोगों को गरबा डांस के बारे में शायद ना पता हो, ठीक है, हो सकता है पता हो पर शायद ना पता हो। तो देखो ये मटका बना रहे हैं, तो मटके के चारों तरफ रख के डांस करते हैं, और कैसा डांस होता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़े थोड़े छोटे छोटे से वीडियो देख लेते हैं तो अपने दिमाग के अंदर समा जाता है, ठीक है। तो ये देखो यूनेस्को का ही है, 2 मिनट का वीडियो, जल्दी से देख लें जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 10 मिनट का आगे कर करके दिखा देता हूँ। डिवोशनल सॉन्ग है, ठीक है, इस तरह से घूम घूम कर यहीं से नोट्स लिए गए आपके, ओनली बाय वीमेन, ठीक है, वीमेन के द्वारा ही करा जाता है। Although a Hindu festival, Garba is also marked by the participation of other religious communities who join the festivities dressed in traditional attire. The practitioners also include members of the transgender community living abroad across ठीक है, oil land. तो ये पूरा देख लेना एक बार वेबसाइट पे जाकर, और जो भी वेबसाइट में लिखा हुआ है ना दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए नोट्स जो बनाए गए हैं आपकी वेबसाइट के द्वारा ही बनाए गए हैं, ये यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है जो मैंने आपको बिल्कुल यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक है। मेरे को भी ये देखना हुआ तो मैंने देखा कि आप लोग भी देखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें देख लिया करो जिससे दिमाग के अंदर समझ आती है चीजें। दिस आर द टेक्निक्स, ठीक है, वीडियो देख लेते हो तो ध्यान रहता है, ठीक है। गरबा ओनली फॉर वीमेन, यस ओनली फॉर वीमेन, राइट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होती है, जैसे यूनेस्को का कल्चरल हेरिटेज मान लिया, इसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यूनेस्को ने डाल दिया है, तो उसकी वेबसाइट पे जाकर देख लो, ठीक है ना। तो गरबा कम्स फ्रॉम द गर्भ, और आप यहाँ पर देख सकते हैं डीप मतलब लैंप, राइट। तो लैंप के चारों तरफ ऐसे घूम घूम के डांस किया जाता है, ठीक है। द डांसर मूव्स अराउंड द सेंटर इन ए काउंटर क्लॉकवाइज सर्किल, ये इंपॉर्टेंट है, काउंटर क्लॉकवाइज सर्किल, ठीक है। क्लॉक ऐसे मूव करती है, जबकि गरबा के अंदर इस तरह से मूव करा जाता है, ठीक है, यूजिंग सिंपल मूवमेंट्स व्हाइल सिंगिंग एंड क्लैपिंग विद देयर हैंड्स इन द यूनिसन, ठीक है। स्टार्टिंग विद द स्लो सर्कुलर मोशन, फिर धीरे 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 टेम्पो उनका बढ़ता है और तेज तेज गरबा डांस करने लग जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब गरबा डांस जो है ना, इससे ये फर्टिलिटी से भी रिलेटेड है, फर्टिलिटी, ठीक है, कि विमेन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, तो विमेन की मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उससे ये रिलेट करता है। दैट्स व्हाई विमेन ही इसको परफॉर्म करे तो ठीक रहता है। पर आजकल हम देखते हैं कि गरबा कोई भी कर रहा है, मेल भी कर लेते हैं विमेन के साथ मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए गरबा डांस सेलिब्रेट फर्टिलिटी, ऑनर विमेनहुड एंड पे रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ द एरे ऑफ द मदर गॉडेस, मदर गॉडेस को रेस्पेक्ट देने के लिए ये होता है। द डांस ऑल्सो कस्टमरी मार्क्स ए गर्ल्स फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड लेटर हर इमिनेंट मैरिज, ठीक है। इसके लिए भी ये भी एक तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये भी सिंबलाइज है कि एक तरह से गर्ल की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको सेलिब्रेट करते हुए बनाया जाता है, ठीक है ना। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब यूनेस्को की कन्वेंशन, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें तो यूनेस्को कन्वेंशन और इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है।
तो देखो ये कन्वेंशन थी भाई, ये देखा गया कि कल्चरल हेरिटेज जो है वो तो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि जैसे ताजमहल और ये सब कुतुब मीनार ये सब तो कर लेते हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर। पर यूनाइटेड नेशन सोचा कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो कि एक्सप्रेशन, जो कि स्किल होती है, जो कि नॉलेज होती है, उसको भी हमको करना चाहिए। तो उनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए ये दिमाग में आया उनके 2003 के अंदर। तो 2003 के अंदर यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने 2003 के अंदर इंटेंचेबल कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करने के लिए कन्वेंशन यहां पर हुई, और कन्वेंशन फोर्स में आई 2006 के अंदर, 2006 के अंदर ये फोर्स में आ गई। तो यहां पर एक बॉडी बनाई गई जिसके अंदर क्या है, 24 मेंबर्स हैं, ठीक है। इस बॉडी के अंदर अगर हम देखेंगे 24 मेंबर्स है, यूनेस्को कन्वेंशन की जो बॉडी है उसके अंदर 24 मेंबर्स हैं, और ये 24 मेंबर्स की जनरल असेंबली जो है ना, जनरल असेंबली ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इट कंप्राइजेस 24 मेंबर्स एंड इज इलेक्टेड इन द जनरल असेंबली ऑफ द कन्वेंशंस अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटेबल ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड रोटेशन, ठीक है। और मेंबर ऑफ कमिटीज आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ द 4 years, ये आप इसके अंदर याद रखें, 4 साल के लिए ये मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ये भी सारा का सारा वेबसाइट के अंदर से ही लिया गया है, ठीक है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, टू एंश्योर रेस्पेक्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द कम्युनिटीज, ग्रुप्स एंड द इंडिविजुअल्स, टू रेज अवेयरनेस एट द लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सबको गरबा डांस के बारे में पता चल गया। अच्छा, एक दो चीजें और मैं बताना चाहता हूँ कि भारत के अंदर अभी तक, अगर भारत का अगर हम देखें तो भारत के अंदर 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर नाम दिया है। अब वो कहां से दिखेगा, ये भी आपको यूनेस्को की वेबसाइट के अंदर से दिखेगा। कैसे दिखा देता हूं मैं आपको, यहां पर गए मैं सब यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज साइट्स के ऊपर, ठीक है, और अपन ने इसके अंदर इंडिया डाला, इंडिया डालेंगे तो यहाँ पर देखो 2023 के अंदर, 2023 के अंदर आप देख रहे हैं गरबा डांस, 21 के अंदर दुर्गा पूजा, 2017 के अंदर कुंभ मेला, 2016 के अंदर नवरोज, ठीक है, जो है योगा, 2014 के अंदर, ये सब आपको याद रखना है, ये सारे के सारे आपको याद करना है। वैसे तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स के अंदर आ ही जाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब को आपको याद करना है कि कौन कौन से, ये 15 ही है क्योंकि सिर्फ 15 है। अगर मान लो 100 होते तो मैं एक बार बोल भी देता कि भाई छोड़ सकते हो, बट यहाँ पर अगर 15 ही है तो आपको याद करना होगा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कौन कौन से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो देखो, पब्लिकेशन, यूनेस्को की कन्वेंशन जो है वो पब्लिकेशन क्या क्या करती है आप यहाँ पर देख सकते हैं। पब्लिकेशन अगर हम देखेंगे इसका, तो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन द नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग, रजिस्टर ऑफ द गुड सेफगार्डिंग प्रैक्टिसेस, इन सब का पब्लिकेशन यहाँ पर करा जाता है यूनेस्को कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के द्वारा, ठीक है। तो 15 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट के अंदर, 15 के 15 याद होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज, अभी देखिए राम मंदिर बन रहा है, ठीक है, और राम मंदिर के अंदर आप देखेंगे कि रामायण के अंदर लॉर्ड राम का जितना इंपॉर्टेंट रोल है उतना ही माता सीता का भी, ठीक है। तो माता सीता की जो बर्थ प्लेस है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मिथिला, ठीक है, जो बिहार में भी है और कुछ पार्ट उसका नेपाल के अंदर भी है, ठीक है, मिथिला जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है ना। बिहार टू डेवलप सीताज बर्थ प्लेस, एंड एक्सपर्ट एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड द माइथोलॉजी ऑफ द मिथिला, मिथिला की क्या हिस्ट्री और माइथोलॉजी है, ये सब चीजें इसके अंदर बताया गया, ठीक है। माइथोलॉजी मैं कम ही मानता हूँ इस केस के अंदर, ठीक है। ये एक तरह से ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो पूरा रियलिटी ही दिखता है ज्योग्राफी के अंदर, जैसे रामायण के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखो ना तो वो सब चीज मिल रहा है। तो मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक रियलिटी हो, और अच्छा रियलिटी भी ना हो तो जिसने भी इसको लिखा है ना, उसको ज्योग्राफी की तो काफी अच्छी नॉलेज थी, है ना। तो देखो इसका क्या नाम है, पनूरा धाम प्रोजेक्ट, पनूरा धाम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो देखो बिहार स्टेट, अब यहाँ आया पनूरा धाम प्रोजेक्ट, पनूरा धाम प्रोजेक्ट क्या है, ठीक है। तो बिहार स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड ए प्रोजेक्ट टू डेवलप पनूरा धाम, ए टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द सीतामारी डिस्ट्रिक्ट एज ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जिससे कि इसको मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हम बना सके। पनूरा धाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है कहां पर, सीतामारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार में, राइट। चलिए समझते हैं। तो देखो पनूरा धाम इज बिलीव टू बी बर्थ प्लेस ऑफ द गॉडेस सीता, गॉडेस सीता जो है उनकी बर्थ प्लेस यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। वाइफ ऑफ लॉर्ड राम, सबको पता है वाइफ ऑफ लॉर्ड राम। इनिश अगर हम देखें इसके अंदर इनका ऐसा बोला जाता है मिथिला, पहले इसको मिथिला बोला जाता था, है ना, इस जगह को जहां पर उनकी सीता जी का जन्म हुआ है, माता सीता का, उसको मिथिला बोला जाता था, ठीक है। कि मिथिला के अंदर सीता का जन्म हुआ था और मिथिला के अंदर ही ये पैदा हुई थी और मिथिला के अंदर ये रेज हुई थी, राइट। और मिथिला क्या है, मिथिला एक पहले जो था ना, मिथिला जनपद थे, महाजनपद, अगर आप देखें 16 महाजनपद थे, ठीक है, महाजनपदास, ठीक है।
तो महाजनपदास के अंदर से एक जनपद था मिथिला, उस एक जनपद के अंदर आता था। तो इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट द कल्चर एंड द हेरिटेज ऑफ मिथिला, द रीजन वेयर द सीता वाज बोर्न एंड रेज्ड। ठीक है, इस रीजन को, और ये जो रीजन है वो इस तरह से है, नेपाल में भी है थोड़ा बहुत, नेपाल के तराई रीजन के अंदर है। ठीक है, और ये वाला जो रीजन है बिहार और झारखंड का जो रीजन है ना, वो जो है दैट इज नोन एज, दैट इज व्हाट, दैट इज द मिथिला, उसको मिथिला बोलते हैं। यहाँ पर सीता माता का जन्म हुआ था, ऐसे बोलते हैं। देखो अब मिथिला का सीमा क्या थी, ठीक है, तो एक बृहद विष्णु पुराण के अंदर, ये याद करें, बृहद विष्णु पुराण के अंदर मिथिला की सीमा बता रखी है। ठीक है, उसका उल्लेख करा हुआ है कि कौशी रिवर, देखो कौशी रिवर, गंडकी रिवर, यहाँ पे गंगा रिवर, ठीक है, ये इन रिवर के आसपास, यहाँ पर देखो इस तरह से बोला गया कि आरंभ होकर पश्चिम में गंडकी रिवर तक 24 योजन, योजन मतलब 8 मील, और 1 मील इज इक्वल्स टू आई थिंक 1.6 या 1.8 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 24 योजन उत्तर जाए, तथा दक्षिण में गंगा नदी से आरंभ होकर उत्तर में हिमालय पर बनाई गई वन तक 16 योजन मिथिला का विस्तार था। ठीक है, ऐसा इसके अंदर बता रखा है, पुराण के अंदर बताया रखा है। तो हम मिथिला प्रदेश जो है उसका हम अगर देखें सीमा, तो इस तरह की कुछ सीमा रहा होगी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला जो रीजन है दैट इज नोन एज मिथिला। ठीक है, तो आप देखिए मिथिला हैज ए रिच एंड एंशिएंट हिस्ट्री डेटिंग बैक ऑफ द वैदिक पीरियड व्हेन इट वाज वन ऑफ द 16 महाजनपदास ऑफ द इंडिया। इंडिया के 16 महाजनपदास थे। ठीक है, उनके अंदर से एक मिथिला भी था, राइट। तो मिथिला ऑल्सो नोन एज तिरहुत और तिराभुक्ति, ठीक है, इज ए हिस्टोरिकल एंड कल्चरली सिग्निफिकेंट रीजन एनकम्पासिंग दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी। ठीक है, और सीतामढ़ी वो रीजन है यहाँ पर सीता का जन्म हुआ है। ठीक है, सुपौल, सहरसा, मधेपुर, इस इन सबको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है बिहार और नेपाल दोनों के अंदर मिथिला राज्य का क्या था, मिथिला का राज्य का बहुत ज्यादा अगर आप देखें विस्तार था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर ये भी याद रखें कि मिथिला के अंदर, मिथिला जनपद जो था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन लगेगा पर होगा करंट अफेयर का। ठीक है, हिस्टोरिकल थिंग बता रहे हैं आप, मिथिला के बारे में पूछ सकते हैं कि जनपद मिथिला के बारे में क्या क्या बातें सही हैं, ऐसे 3-4 स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है, और फिर ओनली वन ओनली टू करेक्ट, वो सब चीजें कर सकते हैं। अभी हम करंट अफेयर्स के ऊपर हम वो भी बनाएंगे, एमसीक्यूज भी बनाएंगे, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो वाइडली। बहुत कम व्यूज आ रहे हैं, बहुत ही कम। ठीक है, और इससे मोटिवेशन बिल्कुल डाउन हो रहा है। अभी तक मैं ये टेस्ट सीरीज वाली चीज स्टार्ट कर देता, टेस्ट स्टार्ट कर देता, सब कुछ मैं फ्री में देना चाह रहा हूँ, तब आप फ्री का मोल नहीं समझ रहे हैं। ये आप अगर किसी के अंदर, अगर आप कोई कोर्स भी ज्वाइन करेंगे तो इतने अच्छे से तुमको कोई करंट अफेयर्स नहीं करेगा, इतनी रिसर्च वर्क से अंदर। तो इसकी इंपॉर्टेंस समझो। फ्री का मतलब ऐसा नहीं होता है कि इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, फ्री का मतलब ये है कि बस अभी मन ऐसा हो रहा है कि भाई सब कुछ बच्चों को ऐसे ही दे दें फ्री के अंदर, तो इसलिए अभी मिल रहा है, नहीं तो इसका भी हम अगर फीस लगाते तो इससे ज्यादा लोग आ जाते हैं। बट फ्री की चीजों को सबको लगता है कि भाई फ्री का है, और आपकी भी गलती नहीं, यूट्यूब पे बहुत सारा कचरा फरा पड़ा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो कोई काम के नहीं है, पर वो बहुत ही कैची लगते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है और उसको आप देख लेते हैं। ठीक है, पर जो काम की चीजें हैं उसको आप अवॉइड करते हैं, तो अवॉइड ना करें, देखें प्लीज इनको, और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। देखिए गंडक नदी, कोसी नदी, महानदा, नंदा, भागमती, कमला, बलन एंड बुद्धि गंडक, ये सारी 7 मेजर रिवर्स जो है ना वो मिथिला के थ्रू फ्लो करती थी। तो मिथिला बड़ी फर्टाइल एक तरह से लैंड था। ठीक है, इट इज बाउंडेड बाय द हिमालयस इन द नॉर्थ, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो हिमालय नॉर्थ पे थे, गंगास इन द साउथ, ठीक है, गंडकी रिवर इन द वेस्ट एंड द महानंदा रिवर इन द ईस्ट। ये आपको इसके अंदर याद करना है। मिथिला के बारे में पूछा जा सकता है, आप सोचेंगे कि भाई हिस्ट्री का है, पर ये करंट अफेयर में से क्वेश्चन होगा, राइट। इट इज ऑल्सो नोन एज महला एंड मेंशन्ड इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ द बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा के अंदर महला नाम से। आपने ये सुना होगा जानकी, जानकी, सीता को जानकी बोलते हैं ना, जानकी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनक थे, जनक राजा जनक, विधेय जनक, ठीक है ना, जनक राजा जो थे ना, उन्होंने, उनकी बेटी थी सीता। ठीक है, तो जनक की बेटी थी, तो जानकी उनको बोलते हैं, राइट। और ये मंदिर का नाम भी अगर हम देखें, इसके अंदर फोटो दिख रहा होगा, देखिए माँ जानकी मंदिर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो बिल्कुल जो भी चीज मेरे को मिली इसके अंदर मिथिला के बारे में मैंने यहाँ पे रख दिया। मिथिला के कुछ कल्चरल हेरिटेज भी है। एक तो मधुबनी पेंटिंग, जिसको हमने डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करा, नहीं करा तो हम आगे की टॉपिक्स के अंदर मधुबनी पेंटिंग्स को समझ लेंगे पूरा अच्छे से, जिसके अंदर नेचुरल कलर्स को यूज किया जाता है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कैसे होते हैं मैं आपको आगे चलकर मिथिला पेंटिंग और मधुबनी पेंटिंग के बारे में बता दूंगा। ठीक है, इस पेंटिंग के अंदर क्या क्या होता है, किस तरह से हमारी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स को इसके अंदर उकारा जाता है, ठीक है, क्या होता है वो सारा का सारा आपको बता देंगे। जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स क्या होते हैं वो सब चीजें आपको आगे चलकर बता देंगे, राइट।
अच्छा मिथिला पग, पग मतलब जो सर पे पहनते हैं, दैट इज नोन एज पग। तो पग वो भी क्या है, बड़ा ही फेमस है। पग इज a headdress in the Mithila region of the India and Nepal wore by the Maithili people, ठीक है, सिंबल ऑफ ऑनर एंड रेस्पेक्ट। और यहाँ पर आप देखिए पग, अलग अलग कलर की पग का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। जैसे कि ब्राइड ग्रूम जो है, ठीक है, दूल्हा, अगर वो लाल पग पहनता ठीक है ना, और जो उसके बाराती होते हैं वो शायद व्हाइट पग पहनते हैं, राइट। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये पग का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, सिग्निफिकेंस है, कलर का बहुत सिग्निफिकेंस होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पग का ये मिथिला पग जो है दैट इज हैविंग ए कल्चरल, अगर आप देखें तो कल्चरल डायमेंशन के अंदर, मिथिला के कल्चरल डायमेंशन में इसको माना जाता है, ठीक है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर अगर हम देखें तो मिथिला जो जनपद था उसकी लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज ऑफ मिथिला वाज मैथिली, ठीक है, विच बिलोंग्स टू इंडो आर्यन फैमिली, ठीक है। मैथिली हैज ए रिच लिटरेचर ट्रेडिशन। पोइट जो विद्यापति हैं, ठीक है, जो 1352 है ना, 1352 से लेके 1448 एडी के अंदर थे, रोड फेमस सॉन्ग ऑफ द लव एंड डिवोशन इन दिस लैंग्वेज। मैथिली लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे एपिक्स, ड्रामास, फोक टेल्स, ये भी आपको मैथिली लिटरेचर के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट इज काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि क्या है, भारत ने इंडिजीनियसली डेवलप करा है, ठीक है। आप देखिए इंडिजीनियसली डेवलप, इसकी फोर्थ यूनिट जो है वो गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर सूरत के अंदर 700 मेगावाट कैपेसिटी से डेवलप हो गई है, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, जो कि इंडिजिनियसली डेवलप करा गया है भारत के द्वारा, वो हो गई है। अब इसके ऊपर भी अगर हम देखें तो एक वीडियो दिखा देता हूं मैं आपको छोटा सा, जिससे कि आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। वो सब वीडियो की सारी कहानी मैंने इसके अंदर लिख दी है, पर एक बार दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। The first India-made nuclear power plant is running at full capacity. In a significant development, India's first indigenously developed 700 megawatt plant in Gujarat's Kakrapar has started operations at full capacity. Hailing the project, Prime Minister Modi has said India achieves another milestone. Now it is a major step in India's quest to become energy independent. The reactor at the Kakrapar Atomic Power Project had started commercial operations on June 30, but was operating at 90% of its capacity till now. The Nuclear Power Corporation of India NPCIL, NPCIL operates the nuclear plants in the country. They're tasked with the design, construction, commissioning and operation of nuclear power reactors. India now has 23 nuclear reactors in operation in 8 nuclear power plants with a combined capacity of 7,480 megawatts. 12 more reactors are under construction at various stages. ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? तो अब अपन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सब कुछ मैंने लिख दिया इसके अंदर, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। फोर्थ यूनिट ऑफ काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट्स इन गुजरात विद 700 मेगावाट कैपेसिटी यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है, राइट। तो देखो काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इज बिल्ट बाय द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनपीसीआईएल, ठीक है। तो ऑपरेटर इसका एनपीसीआईएल है, ठीक है। ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ए प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इसके अंदर यूज, ये हैवी वाटर रिएक्टर है, इज ए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर कॉमनली यूज फॉर अनएनरिच्ड नेचुरल यूरेनियम एज इट्स फ्यूल, ठीक है। देखो यूरेनियम जो होता है उसके अंदर एनरिच करना होता है, ठीक है, पहले उसको, फिर उसको फ्यूल की तरह यूज होता है। पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर अनएनरिच्ड यूरेनियम को भी यूज किया जा सकता है। अब इसको देखने के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक सीरीज मैंने बनाई थी अनअकैडमी के ऊपर, तो वहां पे न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पहला या दूसरा लेक्चर उसका न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बता रखा है कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या होता है, ये सब कुछ बता रखा है उसके अंदर, ठीक है। तो वो आप जरूर देखें, कूलेंट का क्या यूज होता है, ठीक है ना, और एब्जॉर्बेंट का क्या यूज होता है, राइट, वो सब कुछ इसके अंदर बता रखा है, वो जरूर आप उसके अंदर देखें, राइट। मॉडरेटर का क्या यूज होता है, तो कूलेंट क्या है, कूलेंट कोई न्यूक्लियर रिएक्टर को कूल करने के लिए काम आता है, ठीक है। और मॉडरेटर जो होता है जैसे ऑर्डिनरी वाटर या हेवी वाटर, जो कि क्या होता है, किसकी स्पीड स्लो करता है, किसकी स्पीड स्लो करता है, ये मैं आपको इसके अंदर बताता हूं। देखो एक क्रिटिकलिटी क्या होता है ये आप इसके अंदर समझो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिफिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप देखेंगे तो ये इसने क्रिटिकलिटी अप्रोच क्रिटिकलिटी जो है वो अचीव कर ली है, ठीक है। तो अब क्रिटिकलिटी क्या होता है, देखो फिशन रिएक्टर के अंदर क्या होता है कि यूरेनियम को लिया जाता है और यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन को बढ़ाया जाता है, न्यूट्रॉन को बढ़ाया जाएगा, है ना। और न्यूट्रॉन को बढ़ने के, यूरेनियम के ऊपर जब न्यूट्रॉन को बढ़ाते हैं तो वो दो पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 के अंदर।
और इसके साथ साथ वो हीट एनर्जी को रिलीज करता है और इस एनर्जी को हम यूज करते हैं, इस एनर्जी को यूज कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की, ठीक है, हीट एनर्जी रिलीज करता है। तो ये एनर्जी रिलीज कर रहा है, प्लस इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और रिलीज कर रहा है। तो मतलब यूरेनियम से जब न्यूट्रॉन भिड़ेगा, एक न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होंगे और ये एनर्जी मिल गई। इस एनर्जी से हम पंखा वंखा चला लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन होते हैं ना, ये फिर जाकर यूरेनियम से भिड़ेंगे, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स है ना, और इस तरह से और 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये 3 न्यूट्रॉन है तो एक न्यूट्रॉन 3 और न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेगा, फिर एक न्यूट्रॉन 3 और, तो 3 न्यूट्रॉन्स जो होंगे 9 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस करेंगे। फिर 9 न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे तो 9 न्यूट्रॉन्स 27 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से एक तरह से चेन रिएक्शन चल जाएगी। फिर वो 27 न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन 3 को करेगा, 27 इंटू 3 न्यूट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर देंगे और इस तरह से एक तरह से प्रोसेस चल जाएगा। दिस इज नोन एज क्रिटिकलिटी। तो देखो, fission is a process in which the nucleus of an atom split into 2 or more small nuclei। देखो, ये प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 मिल गया और न्यूट्रॉन यहां पर रिलीज हो गया, राइट। व्हेन द न्यूक्लियस स्प्लिट, जब न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फिशन फ्रेगमेंट इज ट्रांसफर्ड टू द अदर एटम्स इन द प्राइमरी न्यूक्लियाई इज इन द फ्यूल एज ए हीट एनर्जी विच इज इवेंचुअली यूज्ड टू प्रोड्यूस द स्टीम टू ड्राइव द टर्बाइंस, ठीक है। और ये जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, देखो जैसे एक न्यूट्रॉन था, उसको बढ़ाया तो ये 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो जाएंगे इससे, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हो गए तो वो और बढ़ेंगे आगे चलकर, जैसे इससे यूरेनियम से बढ़ गए, फिर वो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कर दिए। ऐसा प्रोसेस चलता रहता है। ये जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब क्रिटिकलिटी के ऊपर आ गया है। देखिए, क्रिटिकलिटी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पावर प्रोडक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन द न्यूक्लियर फ्यूल इनसाइड द रिएक्टर sustains a fission chain reaction. Each fission reaction releases sufficient number of neutrons to sustain a series of the reactions. Heat is produced in the events which is used to generate the steam that spin the turbine to create the electricity. I hope this is clear to everyone, है ना। So that's all for today's class। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी मॉड्यूलर कोर्सेज ले रहे हैं, प्रीलिम्स के कोर्सेज हमने बनाए। इन कोर्सेज को एंजॉय करें, इसमें मैंने बहुत मेहनत करी इन कोर्सेज के ऊपर। जैसे पॉलिटी का कोर्स लेंगे तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 67 लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो 67 लेक्चर के अंदर आपकी पूरी पॉलिटी कंप्लीट है। मॉडर्न हिस्ट्री भी आप ले सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत शानदार कोर्स बनाया गया है। इंटरनेशनल रिलेशंस तो मेंस के लिए बनाया गया है, ठीक है, दिस इज फॉर द मेंस, है ना। इसके अलावा ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, सारे कोर्सेज मेरे द्वारा पढ़ाए गए हैं और मैंने बहुत मेहनत करी इनके ऊपर। तो आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ईजी कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।